वाई कैरीज ऑन हिज ओन बिजनेस, क्या खुद का व्यापार कर रहे हैं। एन एनालिसिस ऑफ हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रिन्यूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है, देखिए नेट प्रॉफिट वॉज 11,20,000 रुपए। मैंने क्या बताया था, P&L अकाउंट की मरम्मत करना, तो नेट प्रॉफिट 11,20,000 रुपए है। द फॉलोइंग इनकम वर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन कौन सी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगी। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई सर 1035 एग्जेंट सर, हर क्वेश्चन में यही चीज आ रही है सर, रोइए मत, हटा दीजिएगा। ओके सर, ये डिडक्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सर ये डिडक्ट नहीं होगा, या IFOS का आइटम है। किसका आइटम है, IFOS का। किसका किसका फिर से बोलो, IFOS में जाएगा, ठीक है सर। विनिंग फ्रॉम रेसेस, विनिंग फ्रॉम रेस किस में जाएगा सर, ये भी IFOS का टॉपिक है, ये तो एग्जाम था सर, ठीक है। अब बात कुछ और भी करें, हाँ सर करिए ना। नेक्स्ट बोल रहे आपसे, इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन द बोथ ऑफ द कंपनीज एंड क्लोजिंग स्टॉक द वैल्यू ऑफ विच वर। कुछ स्टॉक जो थे वो क्या हो गया, ओमिटेड हो गया, हमने नहीं देखा था क्या हुआ था, ठीक है। तो मतलब P&L अकाउंट बनाए हम, हाँ सर P&L अकाउंट बनाए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना होगा तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक में मेरा 8,000 रुपये का स्टॉक छूट गया, नहीं लिखे। और बाई क्लोजिंग स्टॉक में सर मेरा कितने का स्टॉक छूट गया सर, 12,000 रुपये का स्टॉक छूट गया। सर इसका मेरे P&L पे इफेक्ट क्या आया होगा, मेरे टू प्रॉफिट पे इसका इफेक्ट क्या आया होगा सर। इस गलती को अगर सुधार कर दें, इस गलती को अगर सुधार दें तो मेरा प्रॉफिट सर 4,000 रुपये से बढ़ जाएगा, बस यही इफेक्ट आएगा सर। मेरा प्रॉफिट 4,000 रुपये से बढ़ जाएगा, यही इफेक्ट आएगा सर। यहाँ पे प्लस 4,000 होगा प्रॉफिट पे, आपको एक एक बात याद रखनी है, ठीक है सर। अब बात करते हैं, 1,00,000 वॉज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35(1)(2)। भाई अप्रूव्ड भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ गया पैर, कॉन्ट्रीब्यूट हम किए हैं अप्रूव्ड में, और नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35(1)(3) उसमें। तो इसके लिए सर आपको बताया हुआ है 150% ऑफ एक्सपेंडिचर लेते हैं। तो इसका मतलब सर 1,00,000 तो हम बुक कर ही चुके हैं, 50,000 रुपये सर हमको और खर्चा अपना क्लेम करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब मेरा जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, जो भी नेट प्रॉफिट दिया इन्होंने दिया है सर 11,20,000 रुपये का जो नेट प्रॉफिट दिया है, इसमें हम यहाँ 4,000 जोड़ रहे हैं, और हम सर ये वाली फिगर डिडक्ट कर रहे हैं, 22,000 फिगर से डिडक्ट कर रहे हैं सर, 17,500 फिगर डिडक्ट कर रहे हैं, और सर 15,000 फिगर डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों IFOS में जाएगा सर। यहाँ 50,000 भी डिडक्ट करते हैं, ठीक है। सैलरी इंक्लूडेड 20,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंड। सर हमने पढ़ा था अनरीजनेबल जो है, जो हमने रिलेटिव को पे किए होंगे उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब प्लस 2,500, हम 2,500 तक खर्चा कम कर रहे हैं या 2,500 से प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, ठीक है सर। 2,500 रुपये डिसअलाउड हुआ मेरा, हाँ सर ठीक है समझ गए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 15 गिफ्ट पैकेट्स टू ऑफ ड्राई फ्रूट्स कॉस्टिंग 1,000 पर पैकेट प्रेजेंटेड टू इंपॉर्टेंट कस्टमर्स। भाई हमने अपने अच्छे प्यारे और सुनहरे कस्टमरों को गिफ्ट दे दिया 1,000 रुपये वाले ड्राई फ्रूट का पैकेट, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो होगा नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे, ठीक है सर जी। टोटल एक्सपेंसेस ऑन कार वॉज 78,000। द कार वॉज यूज्ड बोथ फॉर बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस, ठीक है। 78,000 रुपये खर्चा किए हैं और वो आया होगा मेरे P&L में, यहाँ पे लिखा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भी आपको बता रही है जिसके बेसिस पे ट्रेडिंग P&L बना हुआ है सर। 78,000 रुपये सर कार का खर्चा आया, जिसका 3/4 ऑफ द बिजनेस था, मतलब सर 1/4 ऑफ क्या था, पर्सनल। और पर्सनल खर्चा अगर हम बुक किए हैं तो उसको हटाएंगे सर, डिडक्ट हो चुका है तो उसको हम जोड़ेंगे। तो सर पर्सनल खर्चा आई थिंक आएगा कितना, आप प्लीज़ कैलकुलेट करेंगे मेरे लिए सर। 19,500 रुपये सर लगभग आ रहा है, जिसको हम ऐड बैक करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड 30,000 पेड टू A&N कंपनी अ गुड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इन कैश। सर क्या मजाक करते हो सर, 10,000 से ऊपर का खर्चा अलाउड नहीं है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो 35,000 रुपये तक का खर्चा सर कैश में अलाउड होता है, 30,000 तक खर्चा अलाउड होगा। इट मीन्स अगेन ये इन्होंने क्या किया है, अगेन नो ट्रीटमेंट। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है सिर्फ आपसे गलती करवाने के लिए लिख दे रही है, जिसका कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, जो सही है, सही बात को भी वो आपको बता रहे हैं ताकि आप एडजस्टमेंट कर दें। Depreciation debited to books was rupees 55,000. Depreciation liable as per Income Tax Act Rule 1962 is 50,000. Depreciation books में कितना है? As per books वाला सर depreciation ऐड होता है, हमने पढ़ा है। As per books वाला सर depreciation ऐड होता है,
55,000 रुपये तो सर डेप्रिसिएशन का मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सर इनकम टैक्स एक्ट वाला 50,000 से डेप्रिसिएशन मेरा डिडक्ट भी हो जाएगा। ड्राइंग 10,000, सर ये भी हटेगा, सर ये भी जुड़ेगा, आई मीन ये मेरा खर्चा अलाउड नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, सर ये भी जुड़ेगा, इसकी तो सर डिडक्शन मिलेगी, स्पेसिफिक डिडक्शन हमको भले ही इसकी मिल जा रही है लेकिन डिडक्शन मिल रही है सर 80C में। बिजनेस का सर मेरे खर्चे में नहीं ये आएगा, ठीक है। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, तो 2021 के लिए टोटल इनकम अगर हम कैलकुलेट करते हैं, आइए बिजनेस इनकम में 11-20 किए थे, चलो एक बार सर कैलकुलेट करो, क्या आपका यही आएगा 11,20,000 कैलकुलेट किए थे। सैलरी पेड टू ब्रदर 2,500 जोड़ दिए हमने, फिर मोटर कार का एक्सपेंसेस सर 19,500 जोड़ दिया हमने, डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट 55,000 जोड़ दिया, ड्राइंग 10,000 अलाउड नहीं होती है उसको जोड़ दिया है, और सर इन्वेस्टमेंट एनएससी अलाउड नहीं होता 15,000 इसको जोड़ दिया है, सर 1,02,000 रुपये हमने जोड़ दिए। लेकिन सर अंडर स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक 12,000 का था और ओपनिंग स्टॉक 8,000 का था, हमने सर डायरेक्ट इसका इफेक्ट 4,000 रुपये लेके जोड़ा था, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका सही है। लेस क्या करेंगे सर, कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड जो हम किए 100% हम अलाउड किए, लेकिन 150% खर्चा अलाउड था, सर एडिशनल 50,000 हमको खर्चा अलाउड हो जाएगा। इनकम क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम, जैसे कि यूटीआई के सर 22,000 की इनकम हटाएंगे, 17,500 की इनकम हटाएंगे जो कि IFOS में जाएगी, कौन सी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और विनिंग फ्रॉम रेसेस भी मेरा IFOS में जाएगा, यहाँ से हटा देंगे 15,000 रुपये, ठीक है सर 54,500 रुपये यहाँ गया। लेकिन डेप्रिसिएशन हम अंडर रूल्स 1962 जो टैक्स रूल्स 1962 है, देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है लेकिन टैक्स रूल्स 1962 है जो हमको बताता है डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा अंडर सेक्शन 32, तो उसके हिसाब से 50,000 रुपये लगता है। 10,71,000 रुपये सर मेरी PGBP की इनकम आती है। शैल वी चेक सर, हमने ओरली जब इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व किया था तो क्या इतनी ही आ रही थी? आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाइए, मैंने बहुत बार बोला है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है साथ में, बस कैलकुलेटर यूज़ करना है। चलिए 112 सर 11,20,000 में प्लीज़ जोड़िए 11,20,000 प्लस 4,000 जो मैं बोल रहा हूँ, माइनस 22,000 माइनस 17,500 माइनस 15,000 माइनस 50,000 प्लस 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 25,000 प्लस 25,000 नहीं था यार, प्लस 2,500 था, प्लस 2,500 था, मतलब आप ये टोटल जोड़ के देखिएगा लगभग वही चीज़ आएगी। प्लस 2,500 था प्लस 1,950, मतलब हमने जो किया है ना वही आएगा यहाँ पे, ठीक है सर। कैलकुलेशन बीच में गड़बड़ा गई, एक बार हम इसको लीव करते हैं, अननेसेसरी टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर चीज़ें सही बता दी गई आपको। सर कुछ नोट्स जो लिख रहे हैं वो बताते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर नेमली गिफ्ट ऑफ ड्राई फूड टू द इंपॉर्टेंट कस्टमर इज incurred wholly exclusive for the business purpose, hence the same is allowable deduction under section 37। हाँ सर, कोई नई बात तो इसमें आपने नहीं बताई, बिल्कुल नहीं बताई मैंने। और डिसअलावेंस अंडर सेक्शन 40A3 इज नॉट अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट नहीं होगा for in respect of the cash payment exceeding 10,000 and company a good transport operator since in case of the payment made by applying, hiring and leasing goods carriage and increased limit of 35,000 is applicable। तो 35,000 की लिमिट एप्लीकेबल है, उन्होंने 30,000 खर्चा किया इसलिए विद इन द लिमिट है। और उन्होंने एक बात कही, सिंस ड्राइंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एनएससी हैव बीन इफेक्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है जो कि हम नहीं लेते हैं। द सेम हैव टू बी एडेड बैक टू अराइव टू द बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम कितनी आ गई? 10,71,500। हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? इनकी बिजनेस इनकम कैलकुलेट, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो बिजनेस इनकम कितनी आ गई? 10,71,500। अब IFOS वाली हम इनकम देख लेते हैं। IFOS वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आ गया मेरा? एक तो एग्जाम था UTI, तो UTI वहीं से हट गया। इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर 17,500 दिया है और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 15,000 रुपये दिया है। अच्छा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस के साथ मैं आपको कंडीशन बताऊं, इसके बगल में नेट नहीं लिखा था इसलिए मान लिए कि ये ग्रॉस है। इसके पहले क्वेश्चन में नेट लिखा था तो हमने उसको ग्रॉस अप किया था, लेकिन यहाँ पे नेट नहीं लिखा है इसलिए ये विनिंग ही 15,000 रुपये, TDS का इफेक्ट इसमें नहीं लिया है अभी। तो 32,500 मेरी IFOS की इनकम हो गई। चलिए सर, मेरी PGBP की इनकम ये है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम ये आ गई। सर IFOS की इनकम 32,500 आ गई। टोटल मेरी इनकम 11,04,000 रुपये आ गई है। लेकिन हम डिडक्ट करेंगे 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट, जो मैंने ये वाला किया था वो इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करने के बाद 15,000 मेरी टोटल इनकम आती है 10,89,000 रुपये। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है सॉल्व। हम अगला क्वेश्चन पढ़ें उसके पहले छोटी छोटी 2 पॉइंट्स नोट्स देख लेते हैं। एजम्पशन टू बी मेड फॉर दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के लिए हमने एजम्पशन क्या लिया है कि जो फिगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड विनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेज रिप्रेजेंट है वो ग्रॉस इनकम है, जिसको मैंने आपको पहले बता दिया।
और क्यों दिया, क्योंकि नेट वेट नहीं लिखा था, इसका भी रीजन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और दूसरी एजम्पशन लिया है कि इन पॉइंट नंबर 9 ऑफ क्वेश्चन इट हैज गिवन दैट डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल 1962 इज 50,000। इट हैज बीन assumed दैट इट सेट फिगर ऑफ ₹50,000 ओनली प्रोपोर्शन डेप्रिसिएशन, मतलब 75% ऑफ बिजनेस पर्पज के लिए इंक्लूडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। सर मतलब क्या क्या, देखो मोटर कार के बारे में क्या बोला था यहाँ पे, आओ आओ, मोटर कार के बारे में इसने क्या बोला कि मोटर कार का जो 78,000 की मोटर कार जिसका 3/4 बिजनेस में यूज हुआ है, तो हम जो मानते हैं ना कि जो डेप्रिसिएशन, ये जो ये बोला है डेप्रिसिएशन, इसमें मोटर कार का भी डेप्रिसिएशन होगा, मोटर कार का डेप्रिसिएशन होगा। हाँ, तो हम मानते हैं सर मोटर कार का केवल 3/4 डेप्रिसिएशन लिए हैं, वरना हमको एडिशनल कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, तो हम ये मान लिए, एजम्पशन हमने लिख लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है सर। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, बी फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,35,000 का लॉस हुआ है सर, लॉस, इट इज अ लॉस नॉट इनकम। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15,000 रुपए का सर आपको क्या हुआ, लॉस। क्या हो गया, 15,000 रुपए का आपको यहाँ पे लॉस। लॉटरी विनिंग ग्रॉस यहाँ पे लिख दिया 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे वो एजम्पशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोल दिया कि ये ग्रॉस था। स्पेक्युलेशन बिजनेस इनकम 1 लाख रुपए। इनकम बाय वे ऑफ सैलरी कंप्यूटेड, मतलब यहाँ 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देना है, ऑलरेडी दिया हुआ है 60,000 रुपए है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है 70,000 रुपए। तो पहली बात तो ये आपको सेट ऑफ में बताया गया था इंटर और इंट्रा। इंटर हेड कब होता है सर, फर्स्ट ईयर में इंटर हेड चलता है, उसके बाद इंट्रा हेड चलता है। तो इसका मतलब सर इस समय कोई भी इनकम किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस जो होता है ना सर, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का जो लॉस होता है, स्पेक्यूलेशन लॉस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से ही जाता है। मतलब स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम होगी तभी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस सेट ऑफ हो पाएगा। लेकिन सर ये क्या कहीं पे भी लिखा है कि अगर आपका नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, नॉर्मल पीजीबीपी का कोई लॉस है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, वो स्पेक्यूलेशन इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता सर, ये कहीं नहीं लिखा है। मतलब स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है, बट स्पेक्यूलेशन का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन की इनकम से ही होगा, वरना ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं सर। कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन। सर एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन सिर्फ और सिर्फ तब आती है अगर आपका टोटल टैक्स जो 10,000 रुपए से ऊपर आने की उम्मीद होती है। अगर लेस देन 10,000 है, 10,000 या उससे ऊपर आने की उम्मीद, अगर आपके टैक्स ऑब्लिगेशन 10,000 से कम है, बिलो 10,000 है, तो एडवांस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती है। चलिए कंप्यूटेशन करते हैं इनका। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सैलरी कितनी है, 60,000। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर हर जगह हमने यही किया है, वी डिड एवरी प्लेस। सर हर जगह हमने क्या किया है, सबसे पहले सैलरी को हाउस प्रॉपर्टी से हमने कट्टम पिट्टी कर दी है। तो इनकी सैलरी की इनकम कहाँ है, 60,000 से तुरंत हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 15,000 सेट ऑफ हो गया। तो इनकी सैलरी की इनकम कितनी आ गई, 45,000 रुपए इनकी सैलरी की इनकम आ गई। ठीक है सर, सैलरी की इनकम आ गई। अब दूसरी बात, पीजीबीपी मैंने बता रखा है, पीजीबीपी क्यों नहीं सेट ऑफ होगा, पूरी टैक्स प्लानिंग हो सकती है एंड ऑल दैट, सेट ऑफ में सब कुछ मैंने बताया, दोबारा नहीं बताया जाएगा आपको। चलिए प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की अगर बात करें, स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम कितनी है सर, 1 लाख रुपए, और बिजनेस लॉस कितना है सर, 1,35,000। सर 1 लाख तक सेट ऑफ हो जाएगा सर यहाँ पे, यही आपका क्वेश्चन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आप गलती कर दोगे कि सर बिजनेस के लॉस को स्पेक्यूलेशन इनकम से भी आप सेट ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि स्पेक्यूलेशन देखते हैं आपके माइंड में आता है स्पेक्यूलेटिव, तो स्पेक्यूलेटिव से जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेक्यूलेटिव का लॉस स्पेक्यूलेटिव की इनकम से जाएगा, लेकिन किसी और नॉर्मल बिजनेस का लॉस भी स्पेक्यूलेटिव इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है सर। नेट बिजनेस लॉस टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो एक बार इसको समझो, 35,000 का अनएग्जॉस्टेड लॉस है। ठीक है सर। अब आगे बारी कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था सर मेरा 70,000 का। बिजनेस लॉस सर इससे अब सेट ऑफ होगा, क्योंकि पहले साल में इंटर हेड चलता है, तो दूसरे वाले हेड से जाके सेट ऑफ हो जाएगा। हाँ सर, कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो सर सेट ऑफ हो ही सकता है। एक कंडीशन बस ये थी कि छोटा भाई बड़े भाई की मदद नहीं कर सकता वाला, वही केस यहाँ पे है भी नहीं वैसे तो बिजनेस लॉस सेट ऑफ हो गया 35,000 रुपए का। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया, 35,000 रुपए का। मतलब यहाँ पे टोटल 2 इनकम आ गई, सैलरी की 45,000 रुपए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35,000 रुपए। एंड IFOS में जो हम लॉटरी जो जीते हैं वो 5 लाख रुपए की। टोटल कितनी आ गई मेरी, 5,80,000 रुपए की इनकम आ गई। 5,80,000 रुपए पे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है सर, लॉटरी इनकम पे तो 30% टैक्स लायबिलिटी 1.5 लाख रुपए बन गई। हाँ सर, 1.5 लाख रुपए यहाँ बन गई। और
उसके अलावा मेरी इनकम कितनी आ रही है, 80,000 रुपये आ रही है। लॉटरी इनकम के अलावा सर मेरी इनकम 80,000 रुपये आ रही है, जिसपे नील टैक्स आया, क्योंकि लॉटरी तो स्पेशल रेट से चली गई, बाकी 80,000 रुपये कोई टैक्स आया नहीं। और 1,50,000 का 6% अगर आप निकालें, सॉरी 4% निकालें तो 6,000 रुपये तो ये एसेस आ गया। तो ये तो सर मेरा 1,50,000 प्लस 6,000 1,56,000 तो सर टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। सर ये टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा होते हुए भी आपको यहाँ पे एडवांस टैक्स नहीं भरना है। उसके लिए नीचे पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे करिए। द एसएससी नीड नॉट टू एडवांस टैक्स सिंस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम लाइबल टू टैक्स इन अबव द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, सॉरी टैक्स बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब लॉटरी इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है ना। हाँ सर, ये तो ठीक है। फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉटरी इनकम टैक्स वुड हैव बीन डिडक्टेड इन द सोर्स एट द सोर्स ऑफ 30% अंडर सेक्शन 194B। बी फॉर बेटिंग मैं समझाऊंगा। बी मतलब 2 बार, तो घोड़े और जॉकी का मैं आपको बताऊंगा, और 194B मतलब बेटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंस द रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी 6,000 आ रहा है, रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी क्या आ रहा है, 6,000 रुपये आ रहा है, सेस की बात कर रहा है, जो कि मेरे 1.5 लाख, जो कि मेरा 10,000 से कम है, इसलिए एडवांस टैक्स की कोई भी बात यहाँ नहीं करेंगे। क्योंकि हमें क्या पता था भाई कि लॉटरी खुलेगी नहीं खुलेगी। अगर पता ही नहीं है लॉटरी खुलेगी नहीं खुलेगी तो हम इस्टीमेट ही नहीं कर सकते थे कि मेरे ऊपर टैक्स आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है अगर इस टाइप की कोई इनकम होती है ना, तो आगे जो एडवांस टैक्स की आपकी ड्यू होने के टाइम बचे हैं उसमें कर दीजिए, इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए, या तो फिर 31 मार्च को लास्ट डेट पे कर दीजिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है सर, अब ये नोट आपका काम का है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि 2.5 लाख से कम का है अदर इनकम, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख हैज टू बी फर्स्ट एग्जॉस्टेड अगेंस्ट सैलरी इनकम 45,000 एंड अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ ₹2,05,000 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35,000 एज पर सेक्शन 112 बट नॉट अगेंस्ट लॉटरी विनिंग सच विल टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30% 115B। सर क्यों आपने ऐसा बोल दिया? अरे 5,80,000 रुपये थी। हाँ सर, 5,80,000 रुपये तो थी मेरी इनकम, तो इसमें से 2.5 लाख रुपये आपको घटाना था बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो सर आपकी कैपिटल गेन की भी गई और सैलरी की भी गई, बट 5 लाख रुपए स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है, उसका नहीं जाएगा। मतलब 80,000 तो आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, बट रिमेनिंग अमाउंट आप नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, और द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 234C1 प्रोवाइड दैट सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एसएससी नहीं अनुमान लगा सकता, एस्टिमेट कर सकता है कि उसकी इनकम फ्रॉम लॉटरी होगी कि नहीं होगी। द एंटायर अमाउंट ऑफ द टैक्स पेबल आफ्टर कंसीडरिंग टीडीएस ऑन सच इनकम शुड बी पेड इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विच आर ड्यू। अगर उसका कुछ भी एडवांस टैक्स उसके बाद भी आता है तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो ड्यू है उसी में वो पे करेगा। ज्योतिष तो है नहीं कि उसको पता चल जाए उसकी लॉटरी लगने वाली है, इसलिए पहले से एस्टिमेशन नहीं हो सकती उसकी। वेयर नो सच इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू होना नहीं है तो इंटायर टैक्स शुड बी पेड ऑन 31 मार्च 2020। तो सारा टैक्स 31 मार्च 2020 को आप पे कर दीजिए। द फर्स्ट प्रोविजन of section 234C1 would attract only in case of non-deduction or short deduction of tax at source under section 194B। और ये तभी लगेगा अगर 194B में टैक्स नहीं कटा है या कम कटा है। इन दिस केस इट हैज बीन assumed that tax has been deducted at source from lottery income। और हमने भाई यहाँ पे सीधा एज्यूम कर दिया कि मेरे लॉटरी इनकम पे टैक्स सही से और पूरा कटा है। ओके, यस सर। सर मज़ा आ गया, तो अब अगला क्वेश्चन पे भी मज़ा ही आएगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आपने सब कुछ पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। ये रिवीजन में ही आपका रिवीजन चल रहा है। मिस्टर राजीव 50 साल के आदमी है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हु प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। फर्निश यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। ओपनिंग बैलेंस 12,000 रुपये इनका, कैश ऑन द हैंड्स। ठीक है, चलो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है, 12,000 रुपये। और सर इनके कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है ना कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, ये नहीं लिखा है, कैश या मर्केंटाइल। ओके, फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज, रेंट इनको 50,000 रुपये का कहीं से आया है। मोटर कार लोन कैनरा बैंक का 9% का ये रिसिप्ट वगैरह है। पहली बात तो सर ये क्या की है, रेंट भी अपने पीजीबीपी में दिखा दिए हैं और लोन लिए हैं वो भी यहाँ दिखा दिए हैं। अभी हम लोग सब कुछ सही करेंगे, इनका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सही करना पड़ेगा। स्टाफ को सैलरी दी है 21 लाख रुपए की। ओके, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, पेमेंट किया इनको, ऑफिस रेंट का भी इन्होंने पेमेंट किया, ठीक है सर। हाउसिंग लोन रेपिड, हाउसिंग लोन का पेमेंट जो इन्होंने किया 1,88,000, वो सर यहाँ कैसे दिखा दिए इन्होंने? सर हाउसिंग लोन का जो पेमेंट किया, पहली बात तो इंटरेस्ट का 88,000 वो वहाँ पे जाना चाहिए था जो इनके हाउस, जो अगर रेसिडेंशियल खुद के रह रहे हैं कि कोई लेट आउट है, पहले भी ये भी देखना पड़ेगा। चलो ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10% ऑफ सम एश्योर्ड 24,000 सर 80D में सर इनको यहाँ पे इस चीज़ की डिडक्शन मिल जाएगी। मोटर कार एक्वायर्ड ऑन जनवरी 2020 बाय अकाउंट पे चेक, सर मोटर कार जो जनवरी 2020 को एक्वायर किए हैं बाय द चेक, अभी हमको देखना पड़ेगा पर्सनल यूज़ है या ऑफिस यूज़ है, ठीक है।
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाई सेल्फ एंड फॉर सेल्फ एंड वाइफ पेड बाई अकाउंट पे चेक 18,000 रुपए की सर 80D के अंदर से इसकी भी डिडक्शन मिल गई। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था क्या, सॉरी 80C के अंदर, सॉरी 80C 80D के अंदर से इसकी भी डिडक्शन मिल गई। बुक ब्रॉट ऑन 1 जुलाई 2019 एनुअल पब्लिकेशन की है, तो सर जुलाई है मतलब 182 डेज से ज़्यादा यूज़ किए थे, इसका मतलब सर 40% का डेप्रिसिएशन इस पर मिल जाएगा क्योंकि हाईएस्ट रेट 40% है आजकल। कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1/11/2019 मतलब 180 दिन से कम यूज़ हुआ है बाय अकाउंट पे चेक, तो सर 180 दिन से कम यूज़ हुआ है तो सर इस पर डेप्रिसिएशन तो मिलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन इस पर क्या मिलेगा, आधा मिलेगा, मतलब 20% के रेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओके सर। डोमेस्टिक ड्राइंग 2,72,000 सर, ये एडबैक होगी मेरे प्रॉफिट में। हाँ सर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन 20,000 सर, क्या ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन की बात तो सर हम 80C वगैरह में करते हैं, यहाँ पे कहाँ से आ गई सर, इसको भी हटाएंगे हम अपने, मतलब वो चीज़ें हम अब हटा रहे हैं जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, उस रिसिप्ट और पेमेंट को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। मोटर कार मेंटेनेंस 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस से आ गया कैश का, ये है। गिवन इन्फॉर्मेशन आएगी, मजेदार बात। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू, he occupies 50% of the building for own residence and let out the balance for the residential use, मतलब बाकी की प्रॉपर्टी किसी और को दे रहे हैं एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 5,000, 12-25 साढ़े रुपए रेंट कमाते हैं। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 1997 एंड 1998 सर, मतलब 1499 के पहले का है, तो हाईएस्ट इस पे सेक्शन 24B की डिडक्शन कितनी मिल सकती है, हाईएस्ट 30% डिडक्शन 38,000 रुपीज मिल सकता है। आपको सब कुछ बताया हुआ है, ग्राफ बनवाया था मैंने। When the housing loan was taken, ठीक है सर। आइए पहले हम लोग हाउसिंग लोन के बारे में पढ़ लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एनुअल वैल्यू जो सेल्फ ऑक्यूपाइड की उसको तो नील मानते हैं। 88,000 रुपए का सर हमने हाउसिंग पे लोन दिया था, ये देखिए 88,000 रुपए का लोन था, 88,000 रुपए का इंटरेस्ट पोर्शन था और 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल रिपेमेंट है। प्रिंसिपल रिपेमेंट जो 1 लाख का है वो भी 80C में जाएगा, बट अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग। 88,000 रुपए में से 50% तो ओन है, बट ओन्ड जो है उसके लिए लिमिट 30,000 फिक्स है, तो 30,000 का हाउस प्रॉपर्टी पर लॉस आ गया इनकी। और जो लेट आउट किए हैं उसके ऊपर सर जितना भी हम विदाउट लिमिट अलाउड होता है रियल, तो 44,000 रुपए सर विदाउट लिमिट यहाँ अलाउड हो जाएगा। और इनको लेट आउट के लिए कितना मिला, 60,000 रुपए मिले। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 60,000 रुपए आ गई। म्यूनसिपल टैक्सेस है नहीं, तो 30% डिडक्शन यहाँ मिलेगा हाउसिंग लोन का, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। 24A में ये आ गया, 24B में ये आ गया। डिडक्ट होने के बाद कितना इनके ऊपर डिडक्ट होता है, 62,000 रुपए। 60,000 रुपए इनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 62,000 रुपए इनका खर्चा आ गया। 2,000 रुपए का इस हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 30,000 का लॉस, मतलब टोटल हाउस प्रॉपर्टी में इनको 32,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस। क्या हो रहा है, 32,000 रुपए का लॉस। ठीक है, आइए आगे भी पढ़ते हैं। मोटर कार वॉज पुट टू यूज फॉर बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज। 1/5 ऑफ द मोटर कार इज यूज फॉर द पर्सनल पर्पज। नो कार लोन इंटरेस्ट वॉज रिपेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, कोई कार लोन का इंटरेस्ट पे हुआ नहीं है, लेकिन 1/5 एक्सपेंस जितना भी जगह हम कार से रिलेटेड किए हैं वो सब का सब पर्सनल यूज का था, इसलिए वो सब एड बैक करना पड़ेगा हमको नेट प्रॉफिट में, क्योंकि हमने पूरा एक्सपेंस अलाउड करा लिया था। ठीक है सर, यहाँ पे बात समझ में आ गई। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 1/4/2019 क्या आ गया, फर्नीचर 60,000, फर्नीचर एंड फिटिंग सर 60,000 का है, सर इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का, सर इस पर 15% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और कंप्यूटर सर ये 50,000, सर इस पर 44% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और इसके अलावा जो हम एडिशन किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये 20% इस पर लगेगा, क्योंकि आधे मतलब 1 साल से कम का था, और बुक पे 40% पूरा लगेगा क्योंकि 182 दिन से ज़्यादा यूज़ किए थे। अभी केवल क्वेश्चन समझ रहे हैं और आपको इस लेवल का एक्सपर्टीज पे आना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझे जा रहे हो। सारे हेड्स पढ़ लिए हैं हमने। नोट, मिस्टर राजीव फॉलो करते हैं रेगुलर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये आई मजे की बात, कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और अब ये देखिए, नो कार इंटरेस्ट मतलब नो कार लोन इंटरेस्ट वॉज पेड, मतलब कोई भी कार लोन पे इंटरेस्ट पे नहीं किए तो उसकी बात कहीं आएगी नहीं, कोई इफेक्ट आएगा नहीं। ठीक, कंप्यूट करिए टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। कंप्यूट करेंगे हम, कंप्यूट करिए टोटल टैक्स फॉर द ईयर असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है सर, अगेन PDF में हमारी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो ऑटोमेटिकली सब इरेज हो गया है। बट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, बोलिए। हमने सर हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ कर लिया था। चलिए, हाउस प्रॉपर्टी की चीज़ें हमने देख ली थी, बाकी आपने तो सब कुछ लिखा होगा या बैक करके आप देख सकते हैं। अब सर दूसरा, जब हम PGBP के बारे में कैलकुलेट करेंगे तो सर PGBP के बारे में हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होंगे। देखो, यहाँ पे कोई अमाउंट बताया ही नहीं, कोई अकाउंट बताया ही नहीं कि प्रॉफिट कितना है, तो इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालेंगे कि कौन सा अमाउंट मेरा बिजनेस का है। सर फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ये मेरा बिजनेस का है। हाँ सर,
ये मेरी इनकम कहाँ से आती है, बिजनेस से आती है ना। हाँ सर ये मेरी बिजनेस की नहीं है। मोटर कार ये भी मेरा बिजनेस का नहीं है। सैलरी पेड सर बिजनेस की है 21,50,000 रुपए। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सर 11,48,000 रुपए भी बिजनेस का है। ऑफिस रेंट भी सर मेरा बिजनेस का खर्चा है। और हाउसिंग लोन तो सर मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी सर मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है। मोटर कार की मेंटेनेंस का भी खर्चा तो आता है कहीं ना कहीं था। हाँ सर मोटर कार की जो मेंटेनेंस है इसका खर्चा जो है ये भी सर मेरे बिजनेस का खर्चा है। और सर 1/5 पर्सनल था तो इसका 4/5 ही है, मतलब 8,000 रुपये भी सर मेरे बिजनेस का खर्चा है। हाँ सर ये भी मेरे बिजनेस का खर्चा है। और मोटर कार एक्वायर्ड जो हम किए हैं ये यहाँ पे याद रखिएगा, मोटर कार भी मैंने जनवरी में एक्वायर्ड की है। इसका मतलब ये भी 180 डेज से कम यूज़ किए हैं। इस पर भी हाफ रेट से टैक्स डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 15/2। इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 7.5%, मतलब 4,25,000 का 7.5% तो डेप्रिसिएशन आया। लेकिन इसका भी ओनली 4/5 ही बिजनेस में जाएगा क्योंकि 1/5 पर्सनल यूज़ हो रहा है। ओके सर ये भी मेरा बिजनेस का नहीं है। डिडक्शंस के बारे में बात करता है, ये भी बिजनेस के लिए नहीं है। बुक ब्रॉड नहीं ये तो बिजनेस का है, लेकिन सर ये डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। ये भी डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। ये भी मेरे बिजनेस के लिए नहीं है एंड ऑल दैट। चलो तो इट मीन सर हम पीजीबीपी कैलकुलेशन करें। आइए प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 59,38,000 रुपए आ गई थी, जिसमें से हम एक्सपेंसेस जितने भी हमारे हुए हैं अलाउबल एक्सपेंसेस उसको हम क्या करेंगे, अलाउबल एक्सपेंसेस को एज एन डिडक्शन करेंगे। क्या स्टाफ को सैलरी जो हमने दी, बोनस की स्टाइपेंड दी 21,50,000 रुपए डिडक्ट हो गया। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 11,48,000 रुपए। ऑफिस रेंट भी आ गया। ये तीनों सेम टू सेम वही फंक्शन है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बट अब मोटर कार मेंटेनेंस 10,000 का था, 4/5 ही माना जाता है कि बोलो 4/5 ही माना जाता है कि पीजीबीपी का था तो ये 8,000 रुपए आ जाएगा। 10 का 4/5। ठीक है सर। कार लोन का इंटरेस्ट नॉट अलाउबल बिकॉज हम कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और यहां पे लिखा है कि हमने कैश में कोई पेमेंट नहीं की। सिंस द सेम हैज नॉट बीन पेड एंड द एसएससी फॉलो कैश सिस्टम इन अकाउंटिंग, तो ये आ जाएगा आपका निल। आगे बढ़ते हैं अगर हम तो मोटर कार 4,25,000 का 7.5% 4/4 क्या है ये डेप्रिसिएशन। अब इन्होंने 26,02,000 रुपए आ गया, मतलब ये इनकम का हेड उन्होंने बता दिया, ये एक्सपेंसेस बता दिए। इनकम और एक्सपेंसेस तो उन्होंने बता दिए, क्या कि इनकम एक्सपेंसेस उन्होंने बता दिए। अब हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो मोटर कार का डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद बुक्स फॉर एनुअल पब्लिकेशन मैंने बताया था 40% होगा। हाँ सर ये भी आ गया। फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगता है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% लगता है, कंप्यूटर पे 40% लगता है। बट हमने जो नया कंप्यूटर खरीदा है उसको 180 डेज से कम यूज किया, इसलिए उस पर केवल 20% का हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा एंड ऑल दैट। तो ये सारे डेप्रिसिएशन की फिगर आ गई, सारी की सारी क्या आ गई, डेप्रिसिएशन की फिगर आ गई। टोटल डेप्रिसिएशन 77,500 का था जो हम इवेल्युएट कर लिए और हमारे पास क्या आया 77,500 का डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल खर्चा। ये देखिए ना यार, ग्रॉस रिसिप्ट मेरी कितनी है 59,38,000 59,38,000। अब सारे एक्सपेंसेस यहां ले रहे हैं जिसमें 2 डेप्रिसिएशन के। अब जो आएगा ये मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बाय द वे ऑफ विच, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, आप ये वाली फिगर देखिए, देखना ध्यान से देखना आप, ये वाली फिगर क्या आई सर, ये मेरे पीजीबीपी की इनकम आई। ये मेरी क्या आई गई, पीजीबीपी की इनकम आ गई। मतलब मेरी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 32,000 रुपए यहां पे आ गया, पीजीबीपी की इनकम 25,24,500 यहां पे आ गई। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो गया है पीजीबीपी की इनकम से, तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 24,92,500 रुपए। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है आपको, ठीक है सर। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 4A, अंडर चैप्टर 4A कौन कौन सा है, 80C वाला जाएगा जो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट था 1 लाख रुपए। और सर हाँ चलिए, और हाउस प्रॉपर्टी में तो उसका इंटरेस्ट का पोर्शन भी चला गया था, इंटरेस्ट का पोर्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। देखिए इंटरेस्ट का पोर्शन हमने हाउस प्रॉपर्टी में ले लिया था, ठीक है सर। प्रिंसिपल यहां पे आ गया, पीपीएफ 20,000 का और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 का, क्योंकि ये 10% ही था इसलिए ये पूरा अलाउड हो गया। सर सब कुछ आपको पहले पढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आप ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे कैप्चर करने में लेट कर रहे हैं, इट मीन्स आपके पहले की क्लासेस ठीक से नहीं की हैं। प्लीज आप उसको दोबारा रिफर कर लीजिए, व्यूज की कोई टेंशन नहीं है आपको। टोटल अमाउंट ऑफ 1,44,000 इज अलाउड एज डिडक्शन सिंस इट इज विद इन द लिमिट ऑफ 1,50,000 रुपए। टोटल अमाउंट 1,44,000 रुपए अलाउड एज डिडक्शन, इट इज विद इन द लिमिट ऑफ 1,50,000 रुपए। तो 1,40,000 रुपए अलाउड हो गया। 80C के अंदर कितनी लिमिट होती है अलाउ होने की, 1,50,000 रुपए की लिमिट होती है। 1,40,000 रुपए अलाउड हो गया। और 80D के जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 18,000 था वो भी अलाउड हो गया। टोटल सेक्शन 80C और 80D मिला के डिडक्शन मिल गया 1,62,000 का। तो टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस
टोटल इनकम माइनस डिडक्शन आ गई आपका, टोटल इनकम माइनस डिडक्शन आपने किया, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन आपका आ गया 30,50,500 रुपए, और यही आपकी है टोटल इनकम। इसमें क्या कुछ भी ऐसा था जो आपको नहीं समझ में आने वाला हो? कुछ भी है ऐसा? सर कुछ भी नहीं है, एक एक क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था यहाँ पे, ठीक है? ठीक है सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ सिद्धांत ऑफ दिल्ली फॉर टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। 2021 असेसमेंट ईयर के लिए इनकी टैक्स के बारे में हमें सब कुछ देखना है। चलिए, सैलरी इंक्लूड डियरनेस अलावेंस 3,35,000, ठीक है सर। देखिए इसमें अब सैलरी प्रोविजन के बारे में बात आ गई, सैलरी के बारे में इसमें बात आ गई। बोनस का क्या हिसाब किताब है सर? बोनस इनको मिला 11,000 रुपए। सैलरी फॉर सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर 12,000 रुपए। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज एकोमोडेशन 49,000 रुपए, इसको ठीक है अभी छोड़ दो। बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट इज 11,000 रुपए। मतलब एम्प्लॉयर से हमको क्या क्या फायदा मिला, एम्प्लॉयर से मिलने वाला फायदा हमें क्या क्या है, इंक्लूडिंग सैलरी। आइए, एम्प्लॉयर से हमको क्या क्या मिला, तो सैलरी इनकम में वो सब कुछ आएगा। तो एम्प्लॉयर से पहले तो हमको मिल गया सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलावेंस जो 3,35,000 रुपए की थी, प्लस एम्प्लॉयर से हमको 11,000 रुपए भी मिल गए। हमको परक्यूजिट्स की क्या कीमत मिली सर? हमको फ्री में एक सर्वेंट मिला है, वो 12,000 रुपए उसकी कीमत है, और हम फ्री में गैस, इलेक्ट्रिसिटी और अदर वाटर सप्लाईज वगैरह का हमको पेमेंट कौन करता है? मेरा एम्प्लॉयर करता है। तो ये भी हमको एम्प्लॉयर से मिला हुआ बेनिफिट है, तो ये 11,000 रुपए का। मतलब एक लाइन में हमको एम्प्लॉयर से टोटल जितना बेनिफिट मिला वो मेरी सैलरी कहलाता है। हमको एम्प्लॉयर से टोटल बेनिफिट 3,69,000 रुपए का मिला है, ठीक है सर। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आइए, हमेशा से चलती आई है, कौन सी सर? 16 वाली 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। इट मीन्स सैलरी से मेरी इनकम कितनी है, सैलरी हेड से मेरी इनकम कितनी है? 3,19,000 रुपए। क्या यहां तक आप समझ गए? हाँ सर। देखिए आधे क्वेश्चन को हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया। आपको भी अगर कोई भी क्वेश्चन कभी फुल फ्लैश नहीं आता है, फुल नहीं आ रहा है, तो आप पार्शियल तो आपको आता ही है, और पार्शियल आता है तो आप पार्शियली स्टार्ट करिए। आप स्टार्ट तो करिए, ऑटोमेटिकली वो फुल हो जाएगा, ठीक है सर, बिकॉज पार्शियल स्टार्ट तो करिए, ठीक है। आइए, सिद्धांत ने अब क्या किया? सिद्धांत ने परचेज किया एक फ्लैट इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली फॉर 4,75,000 इन अप्रैल 2013। अप्रैल 2013 की बात हो रही है, ठीक है। विच वॉज फाइनेंस्ड बाई अ लोन ऑफ फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर 1,60,000 रुपए। एक चीज आपको क्वेश्चन देना है यहाँ पे सर, भले ही 4,75,000 रुपए का फ्लैट था, लेकिन उसके लिए लोन केवल 1,60,000 रुपए के लिए है। बहुत से बच्चों की गलती होती है कि लोन गलती से लोन अमाउंट में ये ले लेते हैं, ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसमें वो उनका कंसेप्ट भी खराब नहीं है, बस वहाँ पे हड़बड़ी, जिसको कहते हैं हड़बड़ी का काम हो जाता है। तो आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट 1,60,000 रुपए ही लेना है, जिसकी इंटरेस्ट रेट है 15%, ठीक है। उसने 65,000 रुपए खुद के लगाए इस फ्लैट को खरीदने के लिए, और नेशनलाइज्ड बैंक में उसका एंड अ डिपॉजिट फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक 2,50,000 टू हुम हिज फ्लैट वाज गिवन ऑन लीज फॉर 10 ईयर्स। ये देखिए इसने क्या बोला कि जो इसने 4,75,000 रुपए की व्यवस्था की है, 4,75,000 रुपए के लिए 1,60 का तो इसने लोन ले लिया, खुद के पास से इसने 65,000 रुपए लगाए, और एक ये फ्लैट किसी को रेंट पे दे दिया है, उससे 2,50,000 रुपए ले लिए। ये मेरे किसी काम की बातें अभी तक नहीं है, ये मेरे किसी काम की बातें नहीं है, सिर्फ मेरे काम की बात इतनी थी कि 1,60,000 रुपए का लोन है, ठीक है सर। और देखो वो कहाँ पे है, फ्लैट कहाँ पे है सर? फ्लैट दिल्ली में है। अगेन देखिए फ्लैट कहाँ पे? फ्लैट दिल्ली में है। और ये काम कहाँ करते हैं? ये भी दिल्ली में है। मतलब इनके पास दिल्ली में एक घर है, ये दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में इनके पास एक घर है। अगर दिल्ली में इनके पास घर है तो रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज एकोमोडेशन इन दिल्ली। तो अगर ये दिल्ली में इनके पास कोई घर है और कहीं ये खुद भी रेंट पे रह रहे हैं, तो इस वाले रेंटल पे 80 जीजी का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। ये चीज यहीं पे क्लियर हो गई, इनका 80 जीजी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 80 जीजी इस चीज से रोक देती है। ओके सर, आगे पढ़ते हैं। द रेंट पेबल बाय द बैंक इज 3500 रुपए पर मंथ। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रेलेवेंट। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय सिद्धांत 4300 रुपए पर एनम। तो 3500 रुपए पर मंथ के हिसाब से ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्लीज आप कैलकुलेट करिए। तो 35 इंटू 12 आता है आपका 42,000 रुपए माइनस 4,300, 42,000 माइनस 4,300 अगर आप करते हैं तो सर आता है 37,700 रुपए आपकी नेट एनुअल वैल्यू। आपको इतना समझ में आया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने उसके बाद क्या किया? लेस किया हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस, तो इसके बाद क्या आ गया? ये आ गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू 37,700 रुपए, ठीक है सर। अब 37,700 रुपए में 30%, 37,700 रुपए में यहाँ पे चल जाएगा माइनस अंडर सेक्शन 24A का 30% डिडक्शन। तो माइनस 30% अगर आप करते हैं तो यहाँ पे माइनस 30% आप कर दीजिएगा,
और लेस 24B का इंटरेस्ट भी तो जाता है। हाँ सर इंटरेस्ट भी जाता है, देखते हैं इंटरेस्ट क्या है। हाउस इंश्योरेंस 860, इसका कोई मतलब नहीं है सर, वो 30 में ही, ये जो 30% डिडक्शन दी इसी में कवर हो गया। ही अर्नड 2700, he earns 2700 in share speculation business and lost 4200 in cotton speculation business। तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो गया, तो नेट लॉस कितना आया, नेट लॉस ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कितना आया, 4200 माइनस 2700, प्लीज कर दीजिए 4200 माइनस 2700 अगर आप करते हैं तो ये 1500 रुपए नेट स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस आया जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़े। बढ़िया सर। इन द ईयर 14-15 he had gifted 30,000 to his wife and 20,000 to his son who has aged 11। ठीक है, the gifted amount were advanced to Mr. Rajesh who was paying interest 19% per annum। देखो ये करके कोई फायदा तो इनको हुआ नहीं है। इन्होंने क्या किया, ये थे यहाँ पे, इन्होंने अपने छोटे वाले बच्चे को और अपनी बीवी को, इन दोनों लोगों को क्या किया, कुछ पैसे गिफ्ट कर दिए। कितने पैसे गिफ्ट किए सर, इन्होंने अपनी वाइफ को 30,000 रुपये दे दिए और अपने बच्चे को 20,000 रुपये दे दिए। और ये पैसे दोनों लोग मिला के पता है क्या किए, मिस्टर राजेश को एडवांस में दे दिए और एट द रेट ऑफ 19% का इंटरेस्ट उससे ले रहे हैं। किस पे, 50,000 रुपये पे। किस पे, 50,000 रुपये पे। बट सर इंटरेस्ट की इनकम तो आके यहीं पे क्लब हो रही है। क्लबिंग में आपको समझाया था, बच्चे के हाथ कब यहीं पे क्लब हो रहा है। इवन माइनर चाइल्ड है तो 1500 रुपये का बस डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ सर, तो ये चीज यहाँ पे याद रखने वाली बात है। सिद्धांत रिसीव गिफ्ट ऑफ 25,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स। सर 4 दोस्तों से, दोस्त आपके रिलेटिव होते हैं नहीं, तो 4 दोस्तों से 25,000 रुपए मिल गया। सर 1 लाख रुपए का आपको गिफ्ट मिला है, 50,000 रुपए से ऊपर का गिफ्ट मिला है तो 56,210 में सर टैक्सेबल हो जाएगा IFOS में। हाँ सर ये भी समझ में आ गया। अब ही कंट्रीब्यूटेड 50,000 इन PPF। सर ये 80C की इनको डिडक्शन मिलेगी, 80C की डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपए की। ठीक है सर, 50,000 रुपए से 80 की 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, हम करते हैं अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ सिद्धांत। हमने हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं किया था, सैलरी इनकम कैलकुलेट कर दिया था। अब हाउस प्रॉपर्टी की बात की है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू रेंट रिसीव्ड 42,000 रुपए, ऊपर आपको समझाया है थोड़ा थोड़ा। ठीक है सर, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पे हो गए 4300 रुपए के, तो नेट एनुअल वैल्यू आ गई 24 के अंदर। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी आते हैं 11,310 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम LIC 15% ऑन 1,60,000। 15% बताया था ना कि 15% की दर से 1,60,000 पे लोन लिए हैं, तो 24,000 रुपए इंटरेस्ट आ गया। लेकिन इसका नोट आपको जरूर पढ़ना है, ये वाला नोट बड़े कमाल का है। इस नोट के बिना सब गलतियां हो सकती है। देखिए, सिंस सिद्धांत ओन फ्लैट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विच ही हैज रेंटेड आउट टू नेशनलाइज्ड बैंक इट ऑल्सो इन दिल्ली। दूसरा नोट क्यों पढ़ना है, पहला पढ़ते हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट द इंटायर लोन 1,60,000 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। ये क्यों सर आपने पढ़ाया, देखिए लोन 2013 में लिए थे ना, और अब क्या चल रहा है 2000 क्या चल रहा है 20, तो 31 मार्च 2020 को हम मानते हैं कि पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, तभी तो हम निकाल पाएंगे इंटरेस्ट। 1,60,000 का सीधे सीधे इन्होंने 15% निकाल दिया, तभी निकाल पाए, क्योंकि और कुछ तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं थी कि लोन कितना आउटस्टैंडिंग बचा है, तो मान ले रहे हैं पूरा लोन आउटस्टैंडिंग बचा है। ठीक है सर, तो ये कैलकुलेट करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी का हमको प्रॉफिट आ गया 2,390 रुपए। देखिए बहुत इजी आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी हो चुका है और बहुत इजी आपके लिए सैलरी हो चुका है, कैपिटल गेन भी इजी, आपको बस PGBP पे महारत हासिल करनी है। इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या है सर, एक स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में हमको फायदा हुआ, दूसरे में नुकसान हुआ, दोनों आपस में सेट ऑफ हो गए। नेट लॉस 1500 का कैरी फॉरवर्ड हो गया, वहां पे आपने बताया था। और नेट लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस हैज टू कैरी फॉरवर्ड, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, चाहे अभी भी या कभी। इंटर यहां नहीं होगा, यहां पे इंटर हेड नहीं होगा। ठीक है सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की अगर हम बात करें तो इनकम ऑफ अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम एडवांसिंग मनी गिफ्टेड टू हिज माइनर सन इंक्लूडिंग इन द हैंड्स ऑफ सिद्धांत, वो क्लबिंग का प्रोविजन आ गया, तो 20,000 का 15%। यहाँ पे वह यहाँ पे कहाँ आ गया, ये देखिए, ये 20,000 का 15% अगर आप निकाले तो 20,000 का 19% के दर से 19% के रेट से दिया था माइनस 1500, तो 20,000 का 19% आता है सर 3800, और माइनस 1500 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको बताई गई है गवर्नमेंट देगी, तो सर 2300 तो सर यहाँ टैक्सेबल हो गया, और 30,000 का 19% भी इसके हाथ में क्लब होगा जो इनकी वाइफ के थ्रू दिया गया है, मतलब 5700 सर यहाँ टैक्सेबल आ जाएगा IFOS में। आइए देखिए 3800 जो बच्चे वाला था, लेकिन एग्जेम्पशन मिल गई 1032 की कि अगर माइनर चाइल्ड से होने वाली इनकम पे 1500 रुपए का डिडक्शन मिलता है, 2300 रुपये आ गया। इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम एडवांसिंग मनी गिफ्टेड टू वाइफ हैज टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ SSE
तो 5700 रुपये ये भी क्लब्ड हो गए। और गिफ्ट जो हमको 4 दोस्तों से मिला था 56,210 में, वो भी हमें आ गया क्योंकि एफएमवी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उसकी उस गिफ्ट की वैल्यू 1 लाख रुपए से 50,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। ठीक है सर, तो 1 लाख रुपए ये भी आ गए। सर टोटल कितना आ गया? 1,08,000 रुपए आ चुके हैं। टोटल 1,08,000 रुपए आ चुके हैं आपके पास। ठीक सर जी, मतलब मेरी 3 हेड को अब जुड़िए सर। आईएफओएस की इनकम ये जुड़ेगी, मेरा दूसरा हेड ये जुड़ेगा, और सर मेरा एक सैलरी हेड ये जुड़ेगा, और हाउस प्रॉपर्टी हेड ये जुड़ गया मेरा। हाउस प्रॉपर्टी हेड, आईएफओएस, तीनों हेड जुड़ने के बाद मेरी इनकम आती है ग्रॉस टोटल इनकम। 3 हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी प्लस सैलरी और प्लस आईएफओएस, इन तीनों की इनकम आती है 4,29,390 रुपए। अब बारी है डिडक्शंस की। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में केवल एक ही जगह इनको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में डिडक्शन कहाँ मिल रहा है इनको? ये 50,000 रुपए प्रोविडेंट फंड वाले, तो इनको डिडक्शन मिल गया 50,000 रुपए का। कहाँ गया, कहाँ गया बाबू? हाँ ये रहा, 50,000 रुपए का इनको कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड डिडक्शन मिल गया। टोटल इनकम आ गई 3,69,390। ठीक है सर। सर ये इनकी अब टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, तो सर पहली बात तो ये सर ये रेसिडेंट है। रेसिडेंट है तो सर तो इनको 87A का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो एक्सीड नहीं की है 5 लाख रुपए को, ये एक्सीड नहीं की कर पाए 5 लाख रुपए। सर डिडक्शन कितने का मिलेगा? सर 12,500 रुपए, या फिर टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर का सर इनको रिबेट मिलेगा। इसको रिबेट बोल देंगे। ठीक है, ठीक है सर। आइए टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो सर 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है। हाँ 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो 3,69,390 माइनस 2.5 लाख अगर आप करते हैं तो सर आता है 1,29,390 का 5% आप निकाल दीजिए कृपया करके। सर इसका 5% आता है सर 6,470, मतलब 69.5 आएगा, लेकिन 70 राउंड ऑफ कर दिए। लेकिन सर ये रिबेट भी तो मिल गया अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि इनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा थी नहीं, तो रिबेट 12,500 टैक्स विच एवर इज लोअर, तो 6,470 का हमको रिबेट मिल गया। तो टैक्स लाइबिलिटी क्या गई? NIL नील। टैक्स लाइबिलिटी क्या गई? NIL नील। और 50G का जो मैंने बताया तो उसके बारे में यहाँ लिखा है, इसको भी नोट को पढ़ लेते हैं। आपका सॉल्यूशन हो गया, नोट पढ़ लेते हैं। सिंस सिद्धांत ओन किया है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दिल्ली में ही फ्लैट which is rented out of the Nestlite Bank in also in Delhi, he is not eligible for deduction under section 80GG in respect of rent paid by him for his accommodation in Delhi. Since one of the condition to be satisfied for claiming deduction under section 80GG is that क्या है? अगर आपको 80G में डिडक्शन लेना है तो एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कंडीशन है कि एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इन द सेम प्लेस। सेम प्लेस के पास एसएससी के पास कोई भी ओन्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे भी आ जाएं सर, आ जाओ। चलो, आर वर्किंग एज मैनेजर सेल्स विथ एफ फूड लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ तक समझ में आ रहा है। इनकी बेसिक सैलरी है 15,000 रुपये पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 आप कर दो। यहीं पे इनकी सैलरी कितनी है सर? इनकी सैलरी आ रही है 1,80,000 रुपये। चलिए दूसरी बात करते हैं सर। इनका डी है 50% इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका इस लाइन का यूज़ आगे होगा, आगे होगा इसका यूज़। ठीक है, आगे। ठीक है, अभी 12,000 पर मंथ इनको डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो मतलब 12,000 इंटू 12 अगर करते हैं तो सर इनको 1,44,000 रुपये डियरनेस अलाउंस मिलता है। कमीशन ऑफ एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी 0.5%, और टर्नओवर है 50 लाख, तो 50 लाख का 0.5% अगर आप करते हैं तो सर 25,000 रुपये इनको बोनस मिलता है। इनको ग्रेचुटी कितनी है? 30,000 रुपये। इनकी ग्रेचुटी कितनी है? बोलो बोलो बोलो। 30,000 रुपये। सर इनको ग्रेचुटी बोनस, ये तो 50,000, अच्छा बोनस भी इनका 50,000 रुपये इनको मिलता है, ये तो कमीशन था, और ग्रेचुटी इनको 30,000 रुपये मिलती है। चलो, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एम्प्लॉयर्स का अपना खुद का इनका कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है? सर खुद का कंट्रीब्यूशन और आरपीएफ की बात अभी छोड़ दीजिए, ये तो इस पे तो कोई टैक्स नहीं लगना है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिस्ट्रिक्टेड होता है सर 12% पे। कहीं कुछ याद आ रहा है आपको? 12% पे। आइए दिखाता हूं, कहीं ना कहीं तो दिया होगा। देखिए, ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। ये बात तो सही है। ग्रेचुटी, अगर ये ग्रेचुटी जो टैक्सेबल हुई है, क्योंकि सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के टर्म पे अगर आपको मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम को मिलता है ग्रेचुटी, तो एग्जेंट होती है, बट सर्विस के टाइम मिले तो टैक्सेबल। हमने 30,000 वहां टैक्सेबल तो कर दिया है, बट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट
अप टू 12% ऑफ सैलरी, दैट इज 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। और यहां पे बोला था कि डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट केवल 50% ही लिया जाएगा। इसका मतलब वहां पे 50% लाइन का यूज ये है, ठीक है। डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 50% लिया जाएगा, 50% का यूज समझ में आ गया। प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, ये 3 चीजें ली जाती है, ठीक है सर। तो यहां पे सर क्या हुआ था, 1,80,000 रुपए तो सर मेरी बेसिक सैलरी है, डीए का 50% ही फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट है, वो भी ले लेंगे 1,44,000 का आधा, और 25,000 कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर जो मिला। तो 12% ऑफ दिस अमाउंट इज 33,240, मतलब 33,240 तक तो एग्जेम्प्ट है, ये तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन कर दिया है मेरे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाता है, ठीक। और इन्होंने कितना किया है, जरा हम इस चीज को भी कैलकुलेट करें। इन्होंने किया है सर, आई थिंक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्होंने 36,000 का सर कर दिया है, 36,000 रुपए का कर दिया है। 20% ऑफ क्या लिखा था वहां पे, अगर आप देखिए वहां पे लिखा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी 18 का 20% आता है 36,000 रुपए। 36,000 क्या, जिसमें से 33,240 ही एग्जेम्प्ट हुआ है, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा सर, 2,760 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो सर अमाउंट है 2,000, यहां पे सर 2,760 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। ये सर यहां तक का सॉल्यूशन दिखाएं आपको। मैं आपको इसलिए सॉल्यूशन पार्शियल दिखाता जा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन स्टार्ट करना सीख पाए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 1,80,000। हाँ सर ये तो हम समझ गए थे। डियरनेस अलावेंस 1,44,000, कमीशन ऑन टर्नओवर 25,000, बोनस 50,000, ग्रेचुटी 30,000। सर यहाँ तक आपने पढ़ाया है और डिट्टो इसी लैंग्वेज, इसी लाइन में, इसी अलाइनमेंट में आपने किया है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड फंड, जो इसके इनकम फ्रॉम सैलरी में वही चीजें जाएंगी जो इसके हाथ में टैक्सेबल है, जो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। तो इसके हाथ में 20% कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, 36,000 रुपए एम्प्लॉयर, लेकिन 33,240 तो एग्जेम्प्ट है 12%, तो डिफरेंस का 2,760 यही तो टैक्सेबल है। तो ये चीज यहां पे आ जाएगी, ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ अकाउंट एट द रेट 15% पर एनम। सर 15% ब्याज आता है 15,000 रुपए, बट आपको इतना पता होगा सर 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। इसका मतलब सर 9.5% के ऊपर जो कमाई वो टैक्सेबल है, तो 9.5% के ऊपर कितना कमाए। अगर 15,000 रुपए इंटरेस्ट 15% का है, तो किस अमाउंट पे ये मिला होगा, 15,000 डिवाइड बाई 15% आप करते हैं, मतलब सर 1,00,000 रुपए पे हमको ये मिला होगा। तो 1,00,000 रुपए पे सर कितना एग्जेम्प्ट था, सर 1,00,000 रुपए पे 9.5% मतलब 9,500 एग्जेम्प्ट था, तो कितना टैक्सेबल हो गया सर, 9,500 एग्जेम्प्ट है, 15,000 रुपए कमाए हैं, तो 15,000 माइनस 9,500 आप करिए, 5,500 रुपए सर टैक्सेबल हो जाएगा। इन द हेड ऑफ सैलरी की बस बात करना है अभी। देखिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट 15% पर एनम 15,000 रुपए होता है, लेकिन हमको एग्जामिशन कहां तक की मिली, अप टू 9.5%, अप टू 9.5%, अप टू 9.5%, तो ये घटा दिए 5,500 रुपए मेरा अनएग्जेम्प्टेड अमाउंट, मतलब या जिसको कह सकते हैं हम टैक्सेबल जो अमाउंट होगा वो आ गया है। अभी सैलरी की कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे, अभी तक आप बस सैलरी के बारे में पढ़ रहे हैं, देखते जाइए सैलरी में क्या क्या टैक्सेबल हो रहा है। अभी गोल्ड रिंग वर्थ ₹10,000 वॉज गिवन बाई एम्प्लॉयर ऑन हिज 25th वेडिंग एनिवर्सरी। सर हमने कितनी बार पढ़ा है कि ये टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में इनके। अब क्यों सर, किसी और को अगर गिफ्ट मिलता है तो 56(2)(10) में जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर से अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो कहां जाता है सर, सैलरी हेड में जाता है। तो 10,000 रुपए का ही अगर है, ये 50,000 से कम है, फिर भी गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिंग जो 10,000 रुपए के 25th वेडिंग एनिवर्सरी पे एम्प्लॉयर ने दी है आपको, वो भी आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। इसके लिए सी नोट नंबर 3, आइए पढ़ लेते हैं ये भी हम। An alternate view possible is that only if sum exceeds 5,000 is taxable in view of the language। आप ये मत पढ़िए सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर की लैंग्वेज के हिसाब से कहता है कि 5,000 रुपए से ऊपर के अमाउंट को टैक्सेबल करो, ठीक है। लेकिन हमने कहीं पे भी इस तरीके के काम नहीं किए। जैसे 50,000 रुपए से ऊपर का अगर गिफ्ट टैक्सेबल करते हैं तो 50,000 से ऊपर मतलब पूरे वैल्यू का करते हैं। 1,00,000 का अगर गिफ्ट है तो केवल 50,000 डिफरेंस का नहीं करते, पूरे वैल्यू का करते हैं। बट यहाँ पे सर्कुलर की लैंग्वेज में कुछ दिक्कत है, इसके बारे में बोला, इसको हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से करिए, पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर दीजिए, ओके। अब सर और भी कुछ है क्या? हाँ, म्यूजिक सिस्टम परचेज्ड ऑन 1st of April 2019 बाय द कंपनी फॉर 85,000 वाज गिवन टू हिम फॉर पर्सनल यूज। जो म्यूजिक सिस्टम कंपनी ने 85,000 का खरीदा था वो इनको पर्सनल यूज के लिए दे दिया गया। उसकी वैल्यू बताई गई है कि 10% माना जाता है, याद है आपको? परक्यूजिट वैल्यू ऑफ म्यूजिक सिस्टम गिवन फॉर पर्सनल यूज बीइंग 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाता है।
तो बीइंग 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मतलब 85,000 रुपये का 10% आता है 8500 रुपये। ये आपने सैलरी में पढ़ा था मुझसे, ठीक है सर। अब और 2 old light goods vehicle owned by him were leased for a transport vehicle against the fixed charges 6500 per annum. Book of account are not maintained. ओके सर, बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन नहीं कर रहे। यहाँ तक की बात हुई सैलरी की। देखिए यहाँ तक की बात हुई सैलरी की। सैलरी की इनकम देखते हैं, आइए सर। चलिए सैलरी की बात हो गई कितनी, हमने ये बता दिया कि हमको ये मिला, डीए का मिल गया पैसा, हमको कमीशन मिल गई, बोनस मिल गया, ग्रेचुइटी का पैसा आ गया, ये पैसा जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था एक्सेस 12% से वो आ गया। सर ये हमको इंटरेस्ट की इनकम हो गई 9.5% से ज़्यादा, ये हमको गिफ्ट वाला मिल गया। और सर ये हमको मिल गया जो हमको एसेट मिला था उसका 10%, ठीक है। मतलब सर हमको टोटल सैलरी से पैसा बेनिफिट हुआ है एम्प्लॉयर से 4,55,760 रुपये का। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिलती है 50,000 रुपये की। तो सर हमें टोटल पैसा टैक्सेबल कितना है, सैलरी हेड से मेरी इनकम कितनी आ गई 4,05,760। इतना क्लियर है कि नहीं सर? क्लियर है सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम अदर की बात करेंगे। अब सैलरी की बात हो गई ना। देखिए हमने 44AE में क्या पढ़ा था सर? 44A सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता था ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए। वहां पे हमने सर हैवी गुड्स और लाइट गुड्स के बारे में पढ़ा था। हैवी गुड्स वाले होते हैं जिनका 12 टन से ज्यादा की कैपेसिटी होती है, तो ₹1,1000 पर मंथ पर टन पढ़ा था। लेकिन सर लाइट गुड्स व्हीकल अगर हैं, लाइट व्हीकल्स है, तो उसके लिए हमने कुछ पढ़ा था। लाइट गुड व्हीकल्स के लिए सर हमने बोला था कि अगर आपने बुक्स मेंटेन नहीं किए तो प्रेजेंटिव बेसिस पे 750 रुपये पर मंथ आपकी हम एक व्हीकल से पर व्हीकल इनकम मान लेंगे। यहां पे इन्होंने अपनी इनकम बताई है 6500 रुपये पर मंथ, लेकिन बुक्स ही मेंटेन नहीं किए तो प्रेजेंटिव में ही जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि अगर आपको 6500 बताना है तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर बुक मेंटेन नहीं है तो आप ऑडिट भी नहीं करा सकते। इसका मतलब 44AE मिलेंगे, और 44AE बोलती है कि 7500 रुपये पर मंथ हम मानेंगे, और 2 व्हीकल है तो इंटू 2, 7500 इंटू 2 इंटू 12। आइए, Profit and gain from business and profession. Lease 2 light goods vehicle on contract basis against fixed charge of ₹6,500 per month. In this case, presumptive tax provision of section 44AE will apply, that is 7500 per month for each of 2 vehicles. ठीक है, 7500 into 2 into 12. He cannot claim lower profit and gain high. He has not maintained books of account. He has not maintained books of account. ठीक है, 1,80,000 की बात आ गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडीज की अगर हम बात करें तो ये इंटरेस्ट, अच्छा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको। 1,80,000 समझ में आ गया ना? 7500 इंटू 2 इंटू 12, ठीक है। अब बात करते हैं रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन 5,860 रुपए फ्रॉम बैंक एफडी, ये IFOS हो गया। डिविडेंड 1,260 फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज एंड इंटरेस्ट ऑफ 6,786 नेट मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम पे 10% का टीडीएस कटा होगा। इंटरेस्ट इनकम पे 10% का टीडीएस कटा होगा। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन इंटरेस्ट इनकम पे 10% का क्या कटा होगा? टीडीएस कटा होगा। ओके सर, फ्रॉम द डिवेंचर ऑफ इंडिया, ठीक, इंडियन कंपनीज, ठीक है। मेड पेमेंट बाय चेक ऑफ 15,370 टुवर्ड प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो सर ये अलाउड है आपको LIC में, ठीक है। और 22,500 फॉर मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, सर 25,000 की लिमिट है, ये भी आपको अलाउड हो गया। 80C भी 15,370 और 80D 22,500। इन्वेस्टमेंट इन NSE 30,000, मतलब सर ये भी आपको अलाउड हो गया NSE में 80C में। और FDR अगर SBI के 5 ईयर वाले FDR होते हैं, 5 ईयर FDR 50,000, मतलब सर ये भी 80C में ही जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डोनेशन ऑफ 11,000 ऑफ एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G। सर 80G में ना अगर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को आप डोनेशन देना है तो क्या होता है? ये तो सर 50% ही मिलता है इसका डिडक्शन आपको मिलता है 50% ही, एंड अंडर लिमिट मिलता है। लिमिट कैसे कैलकुलेट है कि वो हम देखेंगे। हमने बात की थी कि जब 80G आएगा तो 80G छोड़ के पहले पूरा कैलकुलेट कर लो, उसके बाद 80G देखो। हमने बोला था बार बार 80G छोड़ दो, पूरा कैलकुलेट कर लो आप। ओके सर, मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपने कितना दिया? 5100 रुपए, ये तो 100% अलाउड है। वर गिवन ड्यूरिंग द ईयर। चलिए अब आते हैं हम IFOS के ऊपर। FDRs हमने जो किए ना उसके ऊपर इंटरेस्ट हमको 5,860 मिला था, और डिबेंचर्स को मैंने क्या बताया, हमको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, 10% कटा था, तो 5,786 रुपए अगर 90% है तो 100% हम कितना इंटरेस्ट कमाए होंगे डिबेंचर पे? सर 7,570 रुपए। और डिविडेंड इंडियन कंपनी के, डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है 1034 में सर। तो 13,400 रुपये सर मेरी IFOS की इनकम आ गई है। मतलब सर मेरी टोटल कितनी इनकम आ गई? सैलरी की ये है, PGBP की ये है,
सैलरी की इनकम ये है, पीजीबीपी की इनकम ये है और आईएफओएस की इनकम ये है। टोटल सर मेरी इनकम आ गई 5,99,160 रुपये। सर 5 लाख से एक्सीड कर गया, हमको 87A का बेनिफिट तो अब नहीं मिल सकता, 87A गया मेरा, ठीक है सर, रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम डिडक्शन अंडर चैप्टर्स 4-6 से देखें। 80C में प्रीमियम टू लाइफ इंश्योरेंस हम 15,370 दिए थे, एनएससी में इन्वेस्ट 30,000 किए थे, एफडीआर 5 ईयर्स वाले कितने कर देते, 50,000 के कर देते, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगेन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी जाता है, लेकिन ये 30,000 जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, 30,000। कैसे 30,000 सर, देखो कहाँ गया, मैंने कैलकुलेट करवाया था, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको। ग्रेच्युटी बोनस ये हो, वही इसको हमने रेड ही नहीं किया इसीलिए नहीं दिख रहा था। एम्प्लॉयर्स की बात तो यहाँ पे आ गई, एम्प्लॉयज फिर नहीं दिख रहा है। अरे यार कहाँ है बच्चों, बताओ जरा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन का फिगर कहीं तो आया होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहाँ है, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये रहा 30,000 रुपये। इसकी भी डिडक्शन हमको मिल गई 80C के अंदर, हाँ सर इसकी भी डिडक्शन आपको मिल गई 80C के अंदर, इसकी भी डिडक्शन मिल गई। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 30,000, ये भी डिडक्शन मिल गई सर, ये 80C के अंदर जाता है। डिडक्शंस में आपको सब बताया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन से याद रखनी है, सब नहीं याद रख सकते। सेक्शन 80D मेडिक्लेम 22,500 से 25,000 तक की लिमिट है, और 80G की बात अभी नहीं करेंगे हमने बोला था, ठीक सर, 80G की बात अभी नहीं करेंगे हमने बोला था। इतना आ गया सर, अब यहां तक क्लियर है। अब 80G पे आइए और 80G को कैलकुलेट अलग तरीके से ही करते हैं। डोनेशन टू पीएम नेशनल फंड कितना है, 100% इसके लिए अलाउड है, और बाकी के लिए अप्रूव्ड मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे, जो होता है ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80D, एक्सेप्ट 80C टू 80D मतलब 80D से जितना 80U तक ले लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 80G। तो सर ये वाली इनकम निकालिए ना, 5,99,000। सर इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट किए, 5,99,160, 5,99,160 माइनस 1,25,370 माइनस 22,500, कितना आता है यहाँ पे सर, सर ये आपका आता है 4,51,290। इसमें से इस दोनों को डिडक्ट किए हैं, 4,51,290, ठीक है सर, ये तो आ गया मेरा। सर इसकी लिमिट क्या हमने बताई थी, इसका 10% निकालेंगे, याद आ रहा है कुछ आपको, डोनेशन की हमने पूरी बात कर रखी है, इसका 10% जो आएगा वो आ गया सर मेरा 45,129, या फिर जितना एक्चुअल डोनेशन हुआ है, 11,000 डोनेशन किए हैं, जितना एक्चुअल डोनेशन हुआ है सर 11,000 डोनेशन किए, हाँ, विच एवर इज लोअर का बेनिफिट मिलता है, विच एवर इज लोअर, हाँ विच एवर इज लोअर का बेनिफिट मिल गया, लेकिन 11,000 का बेनिफिट मिल गया। और मैं आपको बार बार बोलता था, कॉशन यहाँ पे आपको ये लगाना है कि 11,000 का बेनिफिट तो मिला, लेकिन 11,000 रुपया खर्चा कर सकते थे, तो आपने 11,000 रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन डिडक्शन इसका 11,000 रुपया खर्चा कर सकते थे, लेकिन फिर से 11,000 रुपया खर्चा कर सकते थे, लेकिन डिडक्शन 11,000 के 50% का ही मिलेगा, ठीक है सर, डिडक्शन 11,000 के 50% का मिलेगा, दैट इज 5500। तो टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G आ गया 10,600 रुपये। यहाँ पे टोटल डिडक्शन 80G आ गया 10,600 रुपये। तो यहाँ पे आपका आ गया फिर टोटल इनकम, इस टोटल इनकम पे सर 4,49,690, यहाँ पे मैंने गलती से 87 को बोल दिया था, मैंने नीचे की चीज़ देखी नहीं, माफ़ करना मुझे भी, आप लोग सामने हैं नहीं तो कभी कभी इससे मिस्टेक्स हो जाती हैं। 87A भी यहाँ मिल गया हमें, 87A मिल गया सर, कुछ टैक्स तो आएगा ही नहीं अब इस पर, आप कैलकुलेट करके देखिए, 2,50,000 रुपये के ऊपर जितनी भी इनकी इनकम है उस पर 5% की दर से, लेकिन वो टैक्स आपका 12,500 रुपये से कम है, मतलब 9,535 ही है, तो उतने का रिबेट आपको मिल गया अंडर सेक्शन 87A। तो टोटल टैक्स पेबल आ गया निल, लेकिन टैक्स का एक रिफंड भी मिलेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो था। ये है मेन पॉइंट, मस्ट रिमेंबर, चाहे तो कॉशन डाल दीजिए आप, मस्ट रिमेंबर। क्यों सर, ये देखिए, आइए, ये क्वेश्चंस आसान नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन आसान नहीं है। नेट मैंने वर्ड यूज किया था, 10% ऑफ TDS। सर कितने का मेरा TDS कट गया था, सर कितने का TDS, 6,786, 6,786 को अगर हम बोलते हैं 90%, तो मेरा टोटल था 7,540 की इनकम थी, और जिसमें से हमको 6,786 रुपये ही मिला है,
मतलब सर मेरा 754 रुपये का टीडीएस कट गया था और मेरे लिए तो कोई इनकम टैक्सेबल है ही नहीं। मेरे लिए सर क्या कोई भी इनकम टैक्सेबल है नहीं, तो सर हमको 754 रुपये का रिफंड दीजिए अभी के अभी। तो 754 रुपये का रिफंड आ गया टैक्स रिफंडेबल, लेकिन इसको भी राउंड ऑफ कर देंगे तो 750 रुपये, 750 रुपये सर, 750 रुपये आपको रिफंड मिल जाएगा। यहां तक कितने प्रतिशत भारतीयों को यहां तक बात समझ में आई है, कृपया बताएं। सर 100% सीए स्टूडेंट्स जो पास होने वाले उनको ये बात समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हम लोग सैलरी के साथ पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डन है ये, ऑलरेडी डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9 तो आपका सैलरी के साथ कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। रोजी एंड मेरी, इतने अच्छे ये दो नाम हैं, क्या आप में से किसी का नाम रोजी है? कमेंट करके बताइएगा मुझे व्हाट्सएप पे। रोजी एंड मैरी आर सिस्टर्स born and brought up at Mumbai. Rosie got married in 1982 and settled at Canada. Since 1982, okay, it means रोजी हो गई आपकी NR नॉन रेसिडेंट, ठीक है सर। मैरी गॉट मैरिड एंड settled in Mumbai. Both of them below 60 years. The following are the details of their income of the previous year 31st March 2020. मतलब सर ये क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार और जबरदस्त। क्यों? आइए देखते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको टैक्सेबिलिटी की बात करनी है, उठाएंगे मैरी को, बिकॉज मैरी है रेसिडेंट। उठाएंगे मतलब उठा के नहीं लेना है, उठाएंगे मतलब इनके बारे में बात करेंगे अब हम। और रोजी चूंकि है नॉन रेसिडेंट तो इनके बारे में बात होगी बाद में। पहली बात, अगर मैरी तुम रेसिडेंट हो तो पूरे दुनिया भर की कहीं से कोई भी इनकम हो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल इंडिया में होगी, मतलब होगी, ठीक है। तो पेंशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट 60,000। सर ये कहाँ जाता है? सर ये तो सैलरी हेड में जाता है। हाँ, सैलरी हेड में आपके अंडर हाथ में टैक्सेबल हो गया, ठीक है सर। बट सर सैलरी हेड में टैक्स जाता है तो 60,000, चलो मैं यहीं पे सॉल्व भी करते जाऊँ क्या, साइड में कर लो सर। तो सर 60,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो 50,000 की मिलेगी, तो सैलरी हेड में केवल और केवल 10,000 गया यहाँ पे। ओके सर, इतना समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सर, इनकी बात अभी कर नहीं रहे हैं। अब आ गया मेरे साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एट मुंबई 1 लाख रुपए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसटीटी वाज पेड। ओके, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा है? जल्दी बोलो, 1111 कौन सा? कम ऑन, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम भी लिख देंगे। 1111 ए का, और ये 112 वाला आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसका मतलब सर ये तो हेड हो गई सैलरी, ये सर सैलरी हेड हो गई, और कैपिटल गेन हेड भी सर आपका आ गया। कैपिटल गेन हेड के अकॉर्डिंग सर आपके ऊपर आता है 1 लाख प्लस 2.5 लाख इज इक्वल टू 3.5 लाख रुपए की इनकम। 3.5 लाख रुपए की इनकम, बिग बॉस खुश हुए, ठीक है सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए ये 10,000 का, सर कुछ नहीं, ये तो 80C का डिडक्शन है, 80C का डिडक्शन है ये, ठीक है। हाँ सर, प्रीमियम पेड टू कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एट कनाडा, इनकी बात तो बाद में होगी। मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम पेड बाय अकाउंट पेड चेक, सर 80D का डिडक्शन और 25,000 मतलब पूरा मिल जाएगा सर। 80D का डिडक्शन है ये, 80D का डिडक्शन सर। डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर, और मेडिक्लेम आ गया, डॉक्टर काम खत्म। डिपॉजिट इन पीपीएफ 20,000 और रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई, सर ये तो आपका डिडक्शन ही है 80C वाला, लेकिन रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई को अगर हम बोलें तो सर 30,000, ये साल भर का दिया हुआ है, देख लीजिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सर म्युनिसिपल वैल्यू कुछ भी नहीं दिए, बट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% तो मिलेगा जो अंडर सेक्शन 24, मैंने आपको अपनी क्लासेस में उसका फॉर्मेट बनवाया था। हाँ सर, तो 9,000 डिडक्ट हो जाता है, तो 30,000 में से 9,000 जाने के बाद बचता है सर 21,000 रुपये। तो क्या हम कह सकते हैं इनकी टोटल इनकम आती है 30, 10, 20, 21, 31, 3,50,000 प्लस 31,000 को कृपया जोड़ने का कष्ट करें अपने अपने कैलकुलेटर से। तो सर ये आएगा 3,81,000 रुपये, 3,81,000 रुपये सर इनकी इनकम आएगी। चेक करें क्या यही आई है? सर 3,81,000 रुपये, वाओ सर हम लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब 80C की डिडक्शन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 80C की डिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है जो आपसे गलती कराएगा, और एक और क्वेश्चन आएगा वो आपको आगे बताते हैं।
चलिए चलिए हम सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस रोजी एंड मिस मैरी, हम मैरी के बारे में बात करेंगे। इनकी सैलरी पेंशन की इनको मिली थी 60,000 और याद रखेगा पेंशन की मिली हो चाहे जैसी मिली होगा, सैलरी हेड में आया है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 16 मिलेगा 50,000 रुपीज का, तो इनके लिए टैक्सेबल 10,000 रुपीज हुआ। कितना हुआ टैक्सेबल 10,000 रुपीज हुआ। देखिए सैलरी हेड की इनकम 10,000 गई, ओके। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम कैनेडियन, छोड़ो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर 30,000 रुपए इनकम हुई थी, लेकिन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A वाला तो मिलना ही मिलना है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इनकी कितनी हुई सर 21,000 रुपए हो गई। दो हेड हो गए। कैपिटल गेन हेड के अंदर सर हमने 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म, 2.5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म, मतलब कैपिटल गेन हेड की इनकम सर कितनी होगी 3,50,000 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, 3,81,000 रुपए की टोटल इनकम आ गई। अब देखिए इनको ग्रॉस डिडक्शन किसका मिलता है। LIC प्रीमियम पेड इन्होंने किया था 10,000 रुपए का और डिपॉजिट इन PPF इनका 20,000 रुपए का। सर इनके साथ क्या होगा, LIC प्रीमियम पेड 10,000 रुपए का, डिपॉजिट इन PPF 20,000 रुपए का। सर इनको क्या 30,000 रुपए की डिडक्शन नहीं बनती है 80C में। देखिए डिडक्शन 80C की क्या सर इनकी 30,000 रुपए की नहीं बनती है सर, बिल्कुल बनती है। चलिए और सर इन्होंने जो मेडिक्लेम लिया था, प्रीमियम पेड किया था 80D के अंदर मेडिक्लेम प्रीमियम 25,000 रुपए, तो सर यहाँ पे तो इनको 25,000 रुपए भी डिडक्शन बनता है। हाँ सर इसका मतलब इनका टोटल डिडक्शन कितना बन गया 55,000। अंडर चैप्टर 6A इनका टोटल डिडक्शन कितना बन गया 55,000। हाँ बट क्वेश्चन यहीं पे आपका आ गया। अब थोड़ा अटेंशन पे इधर करो, थोड़ा इधर पे करिए अटेंशन। कैपिटल गेन एंड अदर बात करते हैं। अब हम कैपिटल गेन इनकम है यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल गेन की आपकी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और ये सैलरी की इनकम है। बट सर हमने एक चीज पढ़ी थी कि डिडक्शंस जो होते हैं ना, ये डिडक्शंस जो चैप्टर 6A वाले हैं सर सभी के लिए तो मिलते हैं। 80 to 80U की सीरीज वाली सर सभी के लिए मिलते हैं, बट 80 to 82U की सीरीज की सभी के लिए डिडक्शन मिलते हैं। पर सर 111A के लिए इसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलता है, 112 के लिए इसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलता है, 112A के लिए डिडक्शन नहीं मिलता है। स्पेशल रेट्स जैसे मान लो विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह के लिए डिडक्शन इसमें नहीं मिलता है। किसका, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन जो भी होते हैं 80 to 80U। हाँ सर याद आ गया। तो इसका मतलब सर ये जो मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये 112 वाली है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर 111A वाली है। इन दोनों पे डिडक्शन का बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। मजे की बात तो यही है सर जी, इन दोनों पे हमें डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ICI की साजिश से हम बचेंगे और हम यहाँ पे डिडक्शन 55,000 रुपए का नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम किसका डिडक्शन लेंगे सर उस अमाउंट का जो कि मेरी सैलरी इनकम है और सर मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। मतलब 31,000 रुपीज़ का हम डिडक्शन सिर्फ लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 31,000 का डिडक्शन लेंगे। हम 112 और 111A का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें डिडक्शन मिल तो 55,000 का है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू कितना है ये 31,000 ओनली। अगेन पढ़ लीजिए, टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज रिस्ट्रिक्टेड टू इनकम अदर देन कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 और 112 एंड 111A वाला। ठीक है सर, तो 31,000 की हम डिडक्शन लिए तो कितनी मेरी इनकम आई। इनकम सर भाई 3,81,000 में से 31,000 कटने के बाद 3,50,000, मतलब केवल कैपिटल गेन वाली मेरी इनकम आ गई 3,50,000 रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या था सर, टैक्स भी निकालना है उस पर। ठीक है, टैक्स भी निकालना है तो 3,50,000 रुपये पर टैक्स बड़े प्रेम से निकलेगा सर बड़े प्यार से लिखिएगा। किसके लिए, मैरी के लिए, मैरी गोल्ड बिस्किट के लिए। चलिए टैक्स ऑन, अरे कुछ नहीं करना है यार, चलो आओ ना, हम लोग क्यों इतनी बदमाशी कर रहे हैं। सर 1 लाख रुपए पे 20% जाएगा और इस पे कितना जाएगा 15%। क्योंकि सर शॉर्ट टर्म पे कहाँ गए सर ये एक होता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सर पता आपको एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये जो STT पेड वाला है ना, शेयर्स वाला, ये सर 111A आता है और इसके ऊपर सर टैक्स रेट लगता है 15%। ओ, और सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सर टैक्स रेट लगता है 20%। अच्छा सर, हाँ मैरी पता है सर कौन है, एक रेसिडेंट है। और सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट का जो दूसरा पेज है उसी पे हमने पढ़ा था कि अगर किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल को बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट का बेनिफिट मिलता है, लेकिन सर ये जो रोजी है ना सर, हाँ ये रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, इनको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। तो सर अगर मैरी को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिल रहा है तो सर मतलब मैरी को 2.5 लाख रुपए तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। और मैरी की सर टोटल इनकम पता है कितनी है, 3.5 लाख रुपए है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन में इस 2.5 लाख रुपए से
कैपिटल गेन में कोई भी हेड, मतलब लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, वो सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब उस इस वाली इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर। ठीक है सर, बट ये मेरे डिस्क्रिप्शन पे, हम क्या लॉन्ग टर्म का बेनिफिट लेना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म वाली इनकम का बेनिफिट लेना चाहते हैं? सर एक साधारण सा भी आदमी, बहुत साधारण सा भी आदमी सोचेगा कि जिस इनकम पे ज़्यादा टैक्स ले रहा है उसको उसका फायदा ले लीजिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे। तो सर 2.5 लाख रुपए की लिमिट में ना पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कहेंगे, देखो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तुम तो मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर फंस गए, और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का है सर? 1 लाख रुपए का। तो हम इस 1 लाख रुपए को बोलते हैं कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर गया। अभी भी मेरे पास बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने की पड़ी है? 1.5 लाख रुपए की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1 लाख रुपए का था वो तो खत्म। अब सर 2.5 लाख रुपए का सर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसमें से 1.5 लाख को हम सेट ऑफ कहाँ कर देंगे? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर। 1.5 लाख को सर हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर कर लिए। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो रेसिडेंट हो, मैरी रेसिडेंट थी, इनके इनकम के 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगना था। सर ये रहा, ये 2.5 लाख रुपए, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब सर बचा कितना इनकम इनके पास? सर इनके पास अभी भी बच गई है 1 लाख रुपए, और वो कौन सी बची है सर? सर 111A वाली, क्योंकि हमने वो उसका रेट 15% था, इसलिए हम इसको दिखाएंगे कि ये बचा है, और जिस पे 15% टैक्स लगा देंगे। इट मीन सर कितना टैक्स लग जाएगा? 15,000 रुपए का टैक्स आ जाएगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जो आता है वो आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या हुआ। आइए देखिए, रिबेट भी मिलेगा, सॉरी रिबेट तो मैंने बताना ही छोड़ दिया था आपको। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% ऑफ द 1 लाख। 1 लाख आ गया। हाँ सर 2.5 लाख तो लेस हो गया। 1.5 लाख बीइंग द अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एज पर प्रोविजन ऑफ 111A सी 3 and 4 बिलो। 3 और 4 में भी सर वही बात कही हुई है। इन द केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज नॉट फुल्ली एग्जॉस्टेड, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होती है अगेंस्ट अदर इनकम, देन किसी भी इनकम से, देन क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन will be reduced by the unexhausted limit of basic exemption limit and only the balance will be taxed at the rate 20% अगर लॉन्ग है और 15% अगर शॉर्ट है respectively. However, this benefit is not available to non-resident, मतलब किसको नहीं मिलेगा? ये रोजी को नहीं मिलेगा। Therefore, while Mrs. Mary can adjust unexhausted basic exemption limit against long term capital gain taxable under 112 and short term capital gain taxable under 11A, Mrs. Rosie cannot do so. Since long term capital gain is a taxable at the rate 20%, LTCG 20% जा रहा है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे आ रहा है? 15%। इसलिए मोर बेनिफिशियल होगा मिसेस मैरी के लिए कि अनएग्जॉस्टेड लिमिट जो है उसको पहले एग्जॉस्ट किस चीज से करे? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख को अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो एग्जॉस्ट करे, और जो फिर लिमिट बच जाए उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एग्जॉस्ट करे। ठीक है सर, आइए यहां तक होने के बाद हमें इतना पता चल चुका है कि हमारे ऊपर 1 लाख के ऊपर 15% की दर से 15,000 रुपए का टैक्स आ गया। बट अगेन मेरी इनकी मैरी की 3.5 लाख रुपए ही इनकम है। सर 5 लाख रुपए से एक्सीड नहीं की है तो 87A जागृत हो गया, आ गया, प्रकट हो गया। हा 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 हा, हम तुम्हें छूट देंगे। और कितनी छूट देंगे? 12,500 रुपया या टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर। सर विच एवर इज लोअर, 12,500 टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो 12,500 की आपको यहाँ छूट मिल गई है। देखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A वुड बी लोअर ऑफ 12,500 और टैक्स लायबिलिटी सिंस द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए। तो 12,500 का आपको यहाँ रिबेट मिल गया, जिसके कारण आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ रही है 2,500 रुपए, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आप कर देंगे। 2,500 का 4% कितना आता है ये आप कैलकुलेट आप करके देखिए। 100 रुपए निकला है सर। 2,600 रुपए टोटल टैक्स पेबल हो गया। किसके द्वारा? बोलो बोलो किसके द्वारा? मैरी के द्वारा जो रेसिडेंट थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर 20% टैक्स रेट जाता है 112 के अंदर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 1115 वाले होते हैं 15% जाता है। ये नोट्स में इन्होंने लिखा, हमें पता है। आइए अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो सर अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक प्यारी सी रोजी के बारे में। ये रोजी है, ठीक है सर। रोजी की, सर यहाँ पे आओ ना, रोजी तो यहाँ पे है, ओके। रोजी की पेंशन रिसीव फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट। सर रोजी कहाँ रहती है? सर कनाडा रहती है रोजी। और मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में, क्लबिंग में और जहाँ जहाँ टैक्सेशन की बात होती थी, एक आपको 3 ऐसे सर्कल्स बनाते थे हम कि भारत में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। पहली बात तो ये जो भारत में कमाए हैं, एक्रूड और राइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूड और राइज इन इंडिया, जो भारत में पाए हैं, रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर वो इनकम जिसके लिए सर्विसेज भारत में यूटिलाइज हुई हैं। ठीक है, पहली बात जो भारत में कमाए हैं, जो भारत में पाए हैं, जिसके लिए सर्विसेज यूटिलाइज होनी चाहिए इंडिया में। ठीक है, उसके लिए क्या ये जो इनकी इनकम है पेंशन फ्रॉम
पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है? नहीं। क्या भारत में मिली है? नहीं। तो ये टैक्सेबल यहाँ नहीं होगी क्योंकि तो कनाडा में रहती हैं। ओके सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एट मुंबई, मुंबई में अगर इनको गेन हुआ 1 लाख रुपए का, ये सर भारत में टैक्सेबल हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ द शेयर लिस्टेड कंपनीज, इंडियन लिस्टेड कंपनीज पे, सर इंडिया की कंपनी से पाए हो, मतलब कमाई कहाँ से हुई है? भारत से हुई है। इसका मतलब इस पे भी इनको टैक्स देना पड़ेगा। 20,000 रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया इनका। LIC प्रीमियम पेड टू कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एट कनाडा, 80C में LIC पे करने के लिए आपको बेनिफिट देता है 80C का, मतलब नहीं ये कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस था या कौन सा था। इसलिए क्वेश्चन का पॉइंट यही है, आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे ये तो विदेशी है, इसको हम डिडक्शन ना दें, बट इसको भी इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन दे दी गई है। ओके सर। और रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एट 60,000, तो इस 60,000 की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट माइनस 30% एक बार करके आप बताइए कितना होता है? 60 माइनस 30% मेरे हिसाब से आएगा सर 42,000 का इनको इनकम यहाँ से हुआ। मतलब इसकी पूरी पूरी इनकम कितनी आई है? इनकी इनकम मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ, आप चेक करिएगा। मिस रोजी की सैलरी से कोई इनकम नहीं आई है सर। इनकम फ्रॉम हाईएस्ट प्रॉपर्टी 60,000 माइनस 30%, 42,000 हमने चेक किया था, ये 42,000 रुपीज सर इनकी इनकम आ गई। ठीक है सर, ये 42,000 आ गई। कैपिटल गेन से सर 1 लाख रुपये और 20,000, 1,20,000 आ गई। और ग्रॉस टोटल इनकम इनको डिडक्शन 40,000 का मिलेगा सर, 40,000 का डिडक्शन इनको मिल गया है। अभी रुक जाइए, इनकी मतलब टोटल 40,000 का सर डिडक्शन इनको मिल गया। सर इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? हाँ, 42,000 इनकी अदर इनकम थी। ठीक है, अदर इनकम कितनी थी? 42,000 थी। तो सर ये तो 42 के अगेंस्ट 40 का डिडक्शन इनको मिल सकता है ना? हाँ सर। टैक्सेबल इनकी 1,20,000 प्लस 2,000, 1,22,000 रुपये इनकी टोटल इनकम टैक्सेबल आएगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो क्या बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल है नहीं आना। टैक्स लाइबिलिटी फॉर मिसेज रोजी क्या होगी? मिसेज रोजी, आपको कोई अनएग्जॉस्टेड लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे बेसिक एग्जामिशन लिमिट का आपको कोई फायदा नहीं मिलता है, ये बात आप जान जाइए। यह पहले बात हो गई। इवन आपको 87A का भी बेनिफिट नहीं मिलता है मिसेज रोजी, ये भी जान जाइए। तो आप सीधा सीधा टैक्स भर के यहाँ से जाइए। भारत की नागरिक नहीं है इसलिए आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डायरेक्ट 20%, 20,000 रुपये आया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 20,000 का जनरेट किया था 15% के हिसाब से 3,000 रुपये आया। टैक्स ऑन बैलेंस 2,000 निल हो गया, निल हो गया, निल हो गया, क्योंकि 2,50,000 रुपीज में आ गया, ये निल है। बात खत्म। मतलब सर, मतलब देखो, इनको बेसिक एग्जामिशन लिमिट से इसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकती हैं, बट बेसिक एग्जामिशन लिमिट का फायदा तो ले सकती है ना। अदर इनकम के लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट का फायदा ले लिया, ठीक है, लेकिन नॉन रेसिडेंट होने के कारण बेसिक एग्जामिशन लिमिट में इसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकती, इस पे सेपरेट इनको देना पड़ जाएगा। ओके सर, ये केवल रेसिडेंट के लिए विंडो ओपन थी। इट मीन सर इनके लिए टैक्स लायबिलिटी 23,000 रुपये आ गई प्लस 4%, क्योंकि 87 तो इनको मिलना नहीं है, तो 30,000 का 4% करके देखिए कैलकुलेटर पे आता है 30,000 प्लस 4%। हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है 23,920 रुपये सर। 23,920 रुपये इनकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, 23,920 रुपये इनकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। इससे आसान क्वेश्चन भी हैं हमारे ICI में, बट ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल सेट अप एन यूनिट इन सेज। सर सेज में जो यूनिट हम लगाते हैं उसके 10AA के अंदर हमको एक बेनिफिट मिलता है। सर क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में बात हो रखी है कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट से मतलब सर आपका क्या है? मतलब सर एक्सपोर्ट टर्नओवर पे जो हमको प्रॉफिट होता है उसकी बात कर रहे होते हैं। तो सर अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? मैंने आपको बताया था कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट ले लीजिए, उसके बाद निकालिए कि टोटल टर्नओवर कितना है। टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, यही एक फॉर्मूला होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है। मतलब टोटल प्रॉफिट अगर टोटल टर्नओवर पे आई, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट मगर 10 के टर्नओवर पे आया है, तो अगर एक्सपोर्ट हम केवल 8 का कह रहे तो 8 के टर्नओवर पे कितना प्रॉफिट आया होगा, 8 के टर्नओवर पे कितना प्रॉफिट आएगा हम निकाल लेंगे, और ये 10AA में एग्जामिशन हमको मिल जाती है। ठीक है सर, रिपीट, खत्म होगा। सेज इन फाइनेंशियल ईयर 15-16 फॉर प्रोडक्टिंग वॉशिंग मशीन 15-16 से 16-17, 17-18, 18-19, 18-19, 19-20, 20-21। मतलब सर अभी भी हम फर्स्ट 5 ईयर्स में आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे प्रॉफिट का 100% हमको, एक्सपोर्ट पे होने वाले प्रॉफिट का 100% हमको डिडक्शन मिलेगा। पहले 5 साल तक 100% मिलता है। ठीक है सर। द यूनिट fulfill all condition of section 10AA of income tax act 1961 during the financial year 18-19 he has also set up a warehousing facility in the district of Tamil Nadu for storage of agriculture produce। सर 35AD कुछ याद आ रहा है, वो 14 बिजनेस जिसके ऊपर अगर जिसमें ये ऐसा लिखा है कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करते हैं तो भी वो P&L में अलाउड होता है। हाँ,
बट सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड नहीं अलाउड होता, याद रखिएगा, बिल्डिंग तो अलाउड है बट लैंड नहीं, ठीक है। इट फुलफिल ऑल द कंडीशन अंडर सेक्शन 35 AD, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन वेयरहाउसिंग ऑफ द अमाउंट 75 lakh इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ ₹10 lakh. The warehouse become operational with effect from 1st April 2019 and the expenditure 75 lakh was capitalized in the books of अकाउंट ऑन दैट डेट। सर अभी आपने बताया कि स्पेशल बिजनेस में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी पीएल में डाल सकते हैं, सर 75 लाख को पीएल में डाल सकते हैं। नहीं सर, आपने ये भी बोला था कि कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड नहीं होता है, लैंड को वहां से हटा देते हैं। इसके ऊपर पूरी मैंने चर्चा की थी आपसे कि सर यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का स्कोप है इसलिए नहीं करते, और वैल्यू लैंड की इंक्रीज होती है डे बाई डे, ठीक है। तो सर यहाँ पे सर जो ये 65 लाख ले गए ना, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 75 लाख ले गए, 65 लाख ले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कैपिटलाइज किए हैं, कैपिटलाइज किए तो ठीक है, एक्सपेंडिचर तो 65 का जाएगा P&L में, चलो बात खत्म हो गई, ठीक है सर। रेलेवेंट डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एज फॉलोज। प्रॉफिट ऑफ सेज यूनिट 40 लाख का है, 40 लाख का सेज यूनिट। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ एबव यूनिट 80 लाख रुपए की। सर हाँ 10AA की एग्जेम्पशन निकालते हैं ना सर यहीं पे, ओके। 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, हाँ सर। कितने के टर्नओवर पे? सर एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ एबव यूनिट 80 लाख रुपए है, सर 80 लाख रुपए तो ऊपर कर दो यहाँ पे। सर टोटल टर्नओवर कितना था? डोमेस्टिक सेल्स एबव यूनिट 20 लाख। सर मतलब टोटल टर्नओवर से इन दोनों का मिला के था 80 + 20, एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक टोटल हो गया, मतलब सर टोटल 100 लाख का टर्नओवर हुआ था। 100 लाख के टर्नओवर पे 40 लाख रुपए का फायदा हुआ है, तो 80 लाख के टर्नओवर के पे कितने का फायदा हुआ होगा? सर 32 लाख कैलकुलेशन आती है हमारी, तो 32 लाख मतलब 80 लाख एक्सपोर्ट के टर्नओवर पे जो फायदा हुआ, एक्सपोर्ट पे जो प्रॉफिट हुआ वो हम एग्जेम्प्ट कर देते, उस पर हम टैक्स नहीं लगेंगे 10AA के अंदर। सर 32 लाख रुपए मतलब टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर है सर यहाँ तक। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसीडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, मतलब 35 AD का सर हम बेनिफिट नहीं लिए, उसके पहले मेरे पास 1,05,00,000 का इनकम आ रहा है, बट सर हम अगर 35 AD लगाएंगे तो सर हम 65 लाख रुपए तो अपने P&L अकाउंट में खर्चा दिखा सकते हैं ना, जो मैंने खर्चा किया वेयर हाउस बनाने के लिए एक्सक्लूडिंग लैंड। तो सर 1,05,00,000 को आप प्लीज मेरे सामने डिडक्ट करिए 65 लाख रुपए से, तो शायद आपकी इनकम आ रही है, मेरी भी कैलकुलेटर पे इनकम आई है सर 40 लाख रुपए की। 40 लाख रुपए का सर आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो, इनकम। मतलब यहाँ पे दो इनकम आई इनकी, 40 लाख रुपए की ये इनकम आ गई, 32 लाख रुपए इनकम एग्जेम्प्ट है 40 लाख में से, तो 8 लाख रुपए ये टैक्सेबल इनकम आई, ठीक है सर। मतलब 48 लाख रुपीज टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है। अभी तक की बात तो यहाँ तक रही। आगे क्या लिखा है? कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT अंडर सेक्शन 115 जैसी। AMT क्या है सर? ये अलग चीज है, अभी इसको थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं हम। कंप्यूट इनकम टैक्स पेबल बाय मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021, 48 लाख ही निकला है हमारा। आइए हम देखते हैं क्या लिखा है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्रॉफिट फ्रॉम गेन और प्रोफेशन, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट ऑफ सेज 40 लाख का आया था और डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 32 लाख की आ गई, तो बिजनेस इनकम ऑफ सेज यूनिट चार्जेबल टू टैक्स 8 लाख रुपए का आया। यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, ऊपर हमने सॉल्यूशन सीख लिया है, प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। हाँ सर 8 लाख, और ये सारा कैलकुलेशन जो मैंने इस में कराया कहीं ना कहीं हम पहले किसी न किसी इंडिविजुअल चैप्टर में कर चुके हैं। ओके सर, चलो ये 8 लाख रुपए आए, और मैं आपको बता दूं ये आपकी लास्ट क्लास है, ये वाली जो मतलब ये वाली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये लास्ट में सबसे रिकॉर्ड हुई है। ओके, इसलिए सारे के सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं कहीं ना कहीं। चलिए, बिजनेस इनकम ऑफ सेज यूनिट चार्जेबल टू टैक्स कहाँ है? 8 लाख। अब सर प्रेजेंटेशन हम क्यों सीख रहे हैं? ICI से नंबर लेने, याद रखिएगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी 1,05,00,000 थी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD 65 लाख का गया 40 लाख, टोटल इनकम 48 लाख रुपए आई। सर क्या हमारी भी 48 आई थी? हाँ सर ठीक है, प्रेजेंटेशन समझ में आ गई सर, लेकिन 48 लाख आई तो क्या हमको प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा? हाँ, नोट लिख के आप दिखा सकते हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन में भी दिखा सकते हैं इसको, या नोट में भी दिखा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे नोट में दिखा दिया कि 10AA के अंदर कितनी डिडक्शन मिल रही है हमको। सर प्रॉफिट ऑफ सेज यूनिट, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सेज यूनिट, टोटल टर्नओवर, प्रॉफिट एक्सपोर्ट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, हमने ऐसे याद किया था। इन सेज यूनिट हर जगह लगा दिया इन्होंने, तो 40 × 80 बाई 1 करोड़ यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, 32 लाख रुपीज़ का आएगा। और ये 40,000 कहाँ से है? इसको तो 40 लाख करिए ना भाई साहब, कहाँ से 40,000 ले लियो? 40,000 ही था क्या सर? 40 लाख है, बताइए। यहाँ पे 32 लाख का आपको बेनिफिट हो गया, ठीक है, ठीक है सर। डिडक्शन 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर अवेलेबल अंडर सेक्शन 35 AD फॉर असेसमेंट ईयर 2021। एक भी लाइन वो नहीं लिखी है इस पे जो आपको ना पता हो या जो मैंने आपको ना सिखाई हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच कमेंस ऑपरेशन ऑन और आफ्टर 1/4/2009। 1/4/2009 के बाद 35 AD के लिए ये आया था, और आपके क्वेश्चन हमेशा 1/4/2009 के बाद, इसलिए आपको डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है।
Further, the expenditure incurred wholly or exclusively for the purpose of such specified business shall be allowed as deduction under during the previous year in which he commenced operation of his specified business if the expenditure is incurred prior to the commencement of operations and the amount of capitalization in the books of account of the SSE on the date of commencement of its operations. Deduction under section 35 AD would however not be available on expenditure incurred on acquisition of land. मतलब सर कुछ भी अलग है क्या? मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी P&L में खर्चा डेबिट बुक कर सकते हैं, बट लैंड की वैल्यू नहीं इंक्लूड होती और पूरी प्रोविजनिंग आपको इसके पहले बताई हुई है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 65 लाख रुपए को हम क्या करेंगे, बिंग एक्सपेंडिचर एक फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड छोड़ दिए, सॉरी 75 लाख माइनस 10 लाख जो कि लैंड का खर्चा था, तो 65 लाख जो है हैज बीन इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर 1899 कैपिटलाइज इन द बुक्स इन 1/4/2019। तो जब कैपिटलाइज किए हैं ना, being the date when the warehouse become operational, 65 lakh being 100% of 65 lakh wholly qualified for deduction under section 35 AD। तो जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया, जिस समय हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 65 लाख पूरा का पूरा डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है सर। ये दोनों हमने नोट पढ़ लिए। तो यहाँ तक की बात हमको समझ में आ गई है सर कि आपने बड़े आराम से जो 48 लाख रुपीज़ निकाल दिए थे, उसके पीछे इतनी बड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, ठीक। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इनके लिए क्या आएगी, 48 लाख। तो सर पहले 2.5 लाख तक तो नील है सर, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, मतलब 12,500, 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से 10 लाख पे सर 10%, 20%, तो मतलब 1 लाख रुपए, 5 लाख पे 1 लाख रुपए। अब बचा सर यहाँ तक 10 लाख रुपए तक टैक्स लग चुका, अब बचा 38 लाख। 38 लाख पे सर डायरेक्ट 30% लगा दो, 38 लाख का 30% आता है सर, यहाँ पे आता है सर 11,40,000 रुपए। तो टोटल टैक्स आपका कितना था, 11,40,000 प्लस 1,12,500, 12,52,500 सर आपका टैक्स आ गया, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ जाएगा 4%। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई आपकी 13,02,600। क्या आ गई, 13,02,600। बोलिए जोर से, 13,02,600, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट सर एक और चीज पूछा इसने सर, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये क्या नई चीज आ गई है और ये क्या ये नई चीज क्यों आ गई है? चलिए इसको अलग शीट पे समझ जाते हैं अभी हम। क्या हुआ यहाँ पे, इनकम टैक्स एक्ट जो है, इनकम क्या लिख रहे हैं हम सर, IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट जो है, इसने क्या कहा, 10AA का आपको बेनिफिट दिया। इसने क्या दे दिया, 10AA का बेनिफिट दे दिया आपको अदर कुछ बेनिफिट्स दे दिए आपको, मतलब दुनिया भर के बेनिफिट्स ये देता जा रहा है, ठीक है सर। बेनिफिट दे रहा है, बहुत से बेनिफिट दे रहा है इनकम टैक्स एक्ट। सर ये जो बेनिफिट दे रहा है, तो पता है सर इससे क्या हो रहा है, इससे जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है लोगों की, इनकम टैक्स जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, मतलब टैक्स का कलेक्शन बहुत कम हो रहा है। सर ये ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा, ओके सर। इनकम टैक्स का जो रेवेन्यू है ना, इनकम टैक्स सर बहुत कम आ रहा है, बट एक्चुअल में इंडस्ट्री क्या बहुत कम कमा रही है। जैसे इसी क्वेश्चन में था, हमने 48 लाख रुपए ही टैक्स आया, जिसमें से खड़े खड़े सर 40 लाख रुपए, 32 लाख रुपए तो सर हमने एक जगह 10AA का ही हटा दिया था और उस पर टैक्स नहीं लिया। बट क्या रियल में इंडस्ट्री क्या कम कमा रही थी? नहीं सर, इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा कमा रही थी, बट इनकम टैक्स एक्ट का फ़ायदा उठा के उस टैक्स बहुत कम अमाउंट पे भर रही थी। तो गवर्नमेंट को तो यार बाबू पैसे चाहिए, गवर्नमेंट क्या है वो खूनी है एकदम, पैसे लेने के लिए एकदम खूनी आंखों से आपकी तरफ देखती है कि उसको पैसे चाहिए, कहाँ से मिल सकते हैं। देन एक और प्रोविज़न आया, हंसता हुआ चेहरा लेके आई और बोली कि हम आपसे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी लेंगे। अब बात आती है कि अल्टरनेट, पहली बात तो अल्टरनेट है, इसके अल्टरनेट में आया और मिनिमम टैक्स है कि हम इतना तो लेंगे ही लेंगे, अपने नाम से ही है। मतलब क्या कहा इसमें, सीधी सी बात ये कह दी कि देखो आप जो है ना इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन का फ़ायदा उठा के बहुत ज़्यादा कम टैक्स पे कर रहे हो, आप टैक्स एकदम पे ही नहीं कर रहे हो। तो आप बोलेंगे अरे तो इससे क्या हुआ, अरे तो ये फ़ायदे दिए कौन है, आप ही ने दिए हैं, तो फ़ायदे उठाने दो। तो कहती नहीं, हमें भी ना पैसे की ज़रूरत है। इनकम टैक्स बोलता है नहीं, हमें भी पैसे की ज़रूरत है, थोड़े पैसे हमें दे दो वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है भाई, अब आप बोल रहे हो तो देने ही पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे? तो ये AMT का कंसेप्ट है। सर ये AMT का कंसेप्ट क्या है? AMT में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, जो होता है कंपनीज एक्ट का। मतलब सर कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ आप प्ले कर रहे होते हैं सर। मतलब 100 की सीधी एक बात, आपको इनकम टैक्स एक्ट के कोई भी बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे, कोई भी बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे, नहीं मिलेंगे। एज लाइक 10AA वाला जो यहाँ पे 32 लाख मिल रहा था वो आपको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। डिडक्शन मतलब सर, डिडक्शन मतलब क्या, 80C 80U 80
और पता नहीं क्या क्या ये सब भी हैं। नहीं, अभी हम इनकम टैक्स एक्ट की बेटा हम P&L अकाउंट से प्ले बात किए हैं ना, तो अब कहाँ पे 80 की सीरीज की डिडक्शन पे पहुंचे? नहीं, अभी सिर्फ हम PL की बात करें। डिडक्शन से मेरा मतलब क्या है? 10AA वाली बात। और डिफरेंट टाइप की मिलती है, जैसे मान लीजिए साइंटिफिक रिसर्च पे आपने खर्चा किया तो 150% डिडक्शन मिलती है, तो ये भी आपको नहीं मिलेगी, 100% ही अलाउ होगा। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां आपको खर्चे ज्यादा बुक करने की सुविधा मिलती है, जहां जहां खर्चे ज्यादा बुक करने की सुविधा मिलती है, यहाँ इनकम को टैक्स फ्री कर लेते हैं आप, इनकम पर एग्जेम्पशन मिल जाती है, उन जगहों को रोक दिया गया और कहा गया कि इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन वहां अब नहीं लगेंगे। ओ हाँ, और अब आप निकालेंगे अपना एडजस्टेड टोटल इनकम। क्यों सर इसका नाम एडजस्टेड ही क्यों है? क्योंकि ये एडजस्ट किया जा रहा है कि कुछ तो टैक्स आपसे मिल जाए। अच्छा सर, कुछ तो टैक्स आपसे मिल जाए, इसलिए एडजस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब सर ये सब जो चीजें हमको दी जा रही थी बेनिफिट, ये तो नाम भर के हैं। नहीं, अभी आपको सब सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन अभी बात समझिए आप, एडजस्टेड टोटल इनकम इसको कहते हैं। जब ये सब सुविधाएं हटा के आपको एडजस्टेड टोटल इनकम मिल जाएगी। सर थोड़ा सा एग्जांपल से बताओ। ओके, एज लाइक मान लो ना कि आपकी P&L की इनकम आ रही है 90 करोड़, ठीक है, ये 90 करोड़, लेकिन आपने कहा 50 करोड़ मेरा 10AA का बेनिफिट है, चलो 40 करोड़ पे हम टैक्स भरेंगे। तो अब तो ये था इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, और मान लीजिए इस पे आया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स आया 2 करोड़, एग्जाम्पल चल रहा है सब कुछ, ठीक है सर। अब ये आ गए ना मैट आ गया, जब यहाँ पे AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मैट तो छोड़ दो वो कंपनीज के लिए होता है, AMT आ गया तो बोलेगा कि आपको इनकम टैक्स एक्ट का बेनिफिट नहीं देंगे, मतलब 50 लाख डिडक्ट नहीं करेंगे, आपकी इनकम हो गई 90 लाख, अब आप इस पे टैक्स भरिए। तो सर टैक्स का रेट क्या होगा? तो ये क्या है, आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आई। अब एडजस्टेड टोटल इनकम इसको कहते हैं, और कहा जाता है सर इस ये बुक प्रॉफिट या एडजस्टेड टोटल इनकम के 18.5% का सर आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भरना है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भरना है 18.5%। मानते हैं 90 का 18.5% कितना आता है सर? आता है 16.65। 16.65 आता है। चलो एक बार 16 कहते हैं इसको, ठीक है, 16 कहते हैं। मतलब आपको 16 करोड़ का आप टैक्स भरना पड़ेगा, जो आपका इनकम टैक्स एक्ट में 2 करोड़ था। सर कितनी दुख की बात है सर, AMT में हम कितना भर रहे हैं? 16 करोड़, ठीक है, और ऐसे मेरा आ रहा था 2 करोड़। सर ये क्या नाइंसाफी है? कुछ नाइंसाफी नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि हमको इतना मिनिमम टैक्स चाहिए, बस आपका अगर इससे कम इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के लगने के कारण अगर आपका इससे कम टैक्स आता है, एडजस्टेड टोटल इनकम से भी, एडजस्टेड टोटल इनकम के 18.5% से कम टैक्स आता है, तो हमें मतलब नहीं, हमें अल्टरनेट मिनिमम, इसका नाम ही मिनिमम, इतना टैक्स चाहिए। ठीक है सर, चलो 16 करोड़ हम दे देंगे रोते हुए। तो और ये जो 2 करोड़ है सर, 16 करोड़ ये दे दिया और 2 करोड़ मेरी हमको देना इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 2 ही करोड़ था। सर ये डिफरेंस का 14 करोड़ आ गया। पता है आपको, इस 14 करोड़ की आपको AMT क्रेडिट भी मिल जाती है। सर AMT क्रेडिट मिली। अब ये क्या नई चीज है सर? AMT क्रेडिट ऐसी नई चीज है कि अगर किसी ईयर में ऐसा हो गया, देखो AMT क्रेडिट क्या है? IT इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग और AMT के अकॉर्डिंग। अगर किसी ईयर में सर ऐसा हो गया कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 5 करोड़ आपको भरना है और AMT के अकॉर्डिंग 7 करोड़ आपको भरना है, और AMT का जो क्रेडिट पड़ा है वो सर आपके पास अभी यहाँ पे 14 करोड़ भरा है, सर AMT क्रेडिट यूज हो सकता है? नहीं, मिनिमम 7 करोड़ तो आपको पे करना ही पड़ेगा, तो AMT क्रेडिट कुछ भी यूज नहीं होगा। लेकिन 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 अगर इसी कंडीशन में हम कहते हैं अगर आपके पास AMT क्रेडिट 14 करोड़ पड़ा है, आपका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स 8 करोड़ आ रहा है और आपका इनकम टैक्स एक्ट का टैक्स जो आ रहा है ना वो 17 करोड़ आ रहा है, तो क्या करेंगे सर? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स 8 करोड़ भरना था, ठीक है, तो 8 करोड़ मिनिमम भरना था ना, लेकिन आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है 17 करोड़ भर दो। तो पता है सर क्या होगी? सर प्लीज बताएं क्या होगी? हाँ सर, 8 करोड़ के बाद के अमाउंट पे 17 करोड़ पे जितना भी आएगा ना उसका सर AMT क्रेडिट मिल जाएगा। है सर, ये 14 करोड़ का AMT क्रेडिट अब यूज हो सकता है। 8 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक के बीच के अमाउंट को हम AMT क्रेडिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि जिस ईयर में AMT पे किए उसका हमको AMT क्रेडिट का कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है, जो 15 ईयर्स तक मेरा वैलिड होता है। छोटी बात, नो बकवास, पूरी इतनी लंबी कहानी थी जो मैंने आपको समझा दी है। अब हम बात करेंगे क्या AMT के लिए, कंपुटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर लेवी ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक सर, टोटल इनकम एज पर कंप्यूटेड अबव 48 लाख की आई है। डिडक्शन 10AA का जोड़ दो सर, जोड़ दो, जितनी बेनिफिट दिए थे ना हमने इनकम टैक्स एक्ट में सब जोड़ दो। सर बेनिफिट था 32 लाख का, सर 80 लाख रुपए मेरी प्रॉफिट हो गई।
सर ठीक है सर, मैंने सर 65 लाख का सर एक और डिडक्शन लिया था। कौन सा? बिल्डिंग का सर। ओ सर चलो उसको भी जोड़ दो सर, प्लस 65 लाख कर रहे हैं। देखिए 48 लाख था, 32 लाख जोड़े प्लस 65 लाख कर रहे हैं। बट सर यहाँ पे माइनस 65 लाख क्यों किया? देखो आपने ये भी 35 एडी में पढ़ा है कि अगर आपने टू बिल्डिंग यहाँ पे डाल दिया, जो आपने बिल्डिंग लगाई थी, मानते हैं 65 लाख टू बिल्डिंग अगर यहाँ डाल दिया, तो फिर P&L अकाउंट में जब आप यहाँ पे बिल्डिंग लिखे होंगे तो बिल्डिंग के ऊपर आपने सही साइड लिखते हैं यार हम। अभी आप लोग कहोगे सर गलत साइड क्यों लिख रहे हो, उधर स्पेस बहुत कम थी यार। देखो ये बैलेंस शीट समझो है, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट में जब आप बिल्डिंग लिखते हो तो यहाँ पे बिल्डिंग 65 लाख की क्या आप लिखे होगे? नहीं लिखे होगे। तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा? नहीं लगा होगा। तो सर कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग इस पर डेप्रिसिएशन लगा दो, बस 10% का डेप्रिसिएशन लगा दो 65 लाख पे। ओके, क्योंकि हमने इसको P&L में अब नहीं डाला, अब हम इसको एसेट माना है। समझ में आ रहा है? अब हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहाँ आई होगी सर? हमारी बैलेंस शीट में आई होगी। तो इस पर 10% का डेप्रिसिएशन मतलब 6.5 डिडक्ट करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट से। सर माइनस 6,50,000 सर हम कर दिए। तो सर मेरा प्रॉफिट अब कितना आ गया? 48 लाख हम प्रॉफिट पहले बताए थे, 32 लाख रुपया 10AA का जोड़ दिए, 65 लाख सर हम वो ऐड कर दिए जो हमने डिडक्शन ली थी 35 एडी की, और 6.5 लाख रुपया सर हम वो घटा देंगे जो मेरा डेप्रिसिएशन था। तो 1,38,50,000 रुपया सर मेरी इनकम आ गई, जिसको कहा जाता है एडजस्टेड टोटल इनकम। सर क्यों एडजस्टेड? क्योंकि हमने इसको एडजस्ट करके निकाला है फॉर AMT पर्पस। ओके ओके। और सर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इसी एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% फिक्स है, जो आ गया 25,62,250 रुपये। ओके सर। सर इनकी इनकम ये थे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है ना? चेक करिए आप प्लीज़, चेक करिएगा आप, चेक करिए मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, ठीक है। सर ये हैं इंडिविजुअल, कहाँ गए? हाँ सर ये इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल ने अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, सर 15% का सरचार्ज आके इसको डिशुम से लग जाता है। ये सरचार्ज उड़ते उड़ते आएगा और डिशुम से इसको लग जाएगा। कितने का तीर है सर ये? सर ये तीर है 15% का। तो 1 करोड़ के ऊपर जो कमाए उस पर 15% टैक्स लग जाता है, सरचार्ज। तो सर सरचार्ज सर कितना लगेगा? आप देखिए 15% की रेट से सरचार्ज कितना आता है? सर सरचार्ज आता है 3,84,338, 375.5 आ रहा है यहाँ पे, इसको राउंड ऑफ कर दिया गया। और सरचार्ज हमेशा याद रखिएगा इस वाले अमाउंट पे लगता है, इस पे प्लस 15% होगा। बहुत सी जगह पे मैंने देखा है कि बच्चे एक गलती करते हैं, इस वाले पर 15% लगा देते हैं, ये ऐसे काटा मारो। आज मेरे साथ यही काट दो ताकि कभी भूले नहीं। टैक्स पे सरचार्ज लगता है। सरचार्ज किस पे लगता है? देखो यहाँ पे लिखो, टैक्स पर, लिख लीजिए प्लीज, मेरे साथ लिख लीजिए, आप कुछ गलती ना करें। टैक्स पर सरचार्ज लगता है, ठीक है। तो सरचार्ज लग गया सर, जो हमने अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकाला उस पर सरचार्ज आ गया। इस सरचार्ज के ऊपर अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग गया 4%, तो आपका आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी 30,64,450। सर 30,64,450 सर टैक्स लायबिलिटी आ रही है मेरी मैट के अंदर। और सर 13,02,600 की सर मेरी टैक्स लायबिलिटी आती थी सर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सर दोनों का डिफरेंस अगर आप घटाएंगे तो आता है 17,61,850 रुपए, जिसका सर हमको मैट का कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा, मैट क्रेडिट मिल जाएगा, जो 50 ईयर्स तक हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कभी मेरा मैट कम है और मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो बीच के डिफरेंस के लिए मैट क्रेडिट यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर। सिंस द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल इज लेस देन द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। वाह ये बड़ा ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहे? बड़े बड़े हो जाओ भाई। हो गया। Since the regular income tax payable is less than alternate minimum tax payable, the adjusted total income shall be deemed to be the total income of tax is leviable 18%. Therefore, plus surcharge 15% and cess 4%. Therefore, the tax liability is 30,64,450. Tax liability 30,64,450 हो जाएगी। और AMT credit carried forward हो जाएगा अंडर सेक्शन 115JEE, और वो JC था, ये JC था, वो JEE में आ जाएगा कितना? दोनों का डिफरेंस है 17,61,850। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, 15 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड वगैरह होता है और कैसे यूटिलाइज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि आपको बैकग्राउंड ज़्यादा जरूरी होता है, इससे चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी और याद रह जाएंगी। ओके ओके सर। तो आज का हम इस चैप्टर को भी सक्सेसफुली हम फिनिश कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आपके चैप्टर नंबर 9 TDS TCS के साथ। प्लीज़ क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर राइट टाइम पे किसी ने क्लासेस कर ली तो उसका ये पूरा ग्रुप निकल सकता है, एक पेपर एग्जाम्ट हो सकता है, पूरा ग्रुप निकल सकता है और एक सब्जेक्ट हमेशा के लिए प्रिपेयर हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी रीडिंग।